अभी के समय में यूरोप वर्क परमिट के लिए अच्छे अच्छे देश कौन से हैं? जहाँ पे लग्जमबर्ग का नाम सुनाई दे भाग जाओ, कुछ नहीं होने वाला, पैसा डूबेगा, श्योर है। ये 2-3 कंट्रीज मैंने जो बताई जिसके नाम पे फ्रॉड ज़्यादा चलता है और वीज़ा कम आते हैं। जो करंटली अभी वीज़ा दे रही हैं यूरोप में कंट्रीज़ हैं वो है। तो लेकिन जब ये बच्चा यहाँ से जाता है एक्सपेक्टेड होता है कि वहाँ पे मैं जीऊँगा, 8 घंटे जॉब करूँगा, शाम को वर्क पे जाऊँगा, गर्लफ्रेंड घुमाऊँगा। 1.5-2 साल पहले ट्रंप ने 2 जहाज़ भेजे भर के अमृतसर में लैंड किए थे। उसके बाद इमिग्रेशन में पूरा हो हल्ला हो गया था। वो 2 जहाज़ कौन से थे? पहले ये वर्ल्ड जो है अफोर्ड नहीं कर सकता इस वॉर को। फिर भी इजराइल एक बहुत बड़ी पावर है जो यूएसए को भी डोमिनेट करके ये करवा रही है। तो ये युद्ध किन कारणों से हो रहा है? बेवकूफ़ी होगी वैसे में, जो जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे या फिर अभी सिचुएशन देखोगे आप बोलोगे हम अफोर्ड नहीं कर सकते और इस चीज़ें आने वाले टाइम में बहुत जल्दी सेटल होने वाली हैं, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जहाँ पे आपका अगर 1 लाख रुपये लगना है, अगर मैं आफ्टर वीज़ा होता हूँ ठीक है जी आफ्टर वीज़ा दे दें तो मैं आपसे 3 लाख रुपये लूँगा। हेलो एवरीवन, द कुसुम राना शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त और आपकी होस्ट लेके आई हूं फिर से एक नया एपिसोड। जी हाँ दोस्तों, आज के जो स्पेशल गेस्ट हैं हमारे हिमाचल से नवीन जी, और ये फाउंडर ऑफ देवभूमि इमिग्रेशन से हैं। पिछले 10 सालों से इमिग्रेशन इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और जो इमिग्रेशन में फ्रॉड होता है उसके लिए बहुत अच्छी वीडियोज़ लाते हैं और यूथ को, खास करके यूथ को बहुत अच्छी गाइडलाइन देते हैं। तो आज उन्हीं से ही सवाल जवाब करते हैं कि इनके इमिग्रेशन वर्क क्षेत्र में क्या क्या होता है और क्या हमारे लिए जानकारी वो दे सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं। सर, द कुसुम राना शो में आपका स्वागत है। थैंक्स लॉट। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। पिछले 2 साल से आज जाके मुलाकात हुई और कब से सोच रही थी मैं कि ये जानकारी जो काम कर रहे हो वो जानकारी मैं ऑडियंस को दूं, क्योंकि आपकी वीडियोस बहुत ज़्यादा मतलब वो रहती है, सीखने वाली होती है, लर्निंग वाली होती है। और मैं पिछले 2 सालों से लगी हूँ कि सर, पिछले 7 महीने से लगी हूँ कि सर आप आइए, और आज फाइनली आपने टाइम दिया। थैंक यू सो सो लॉट पहले तो बुलाने के लिए यहाँ पे। और ये चीज़ बड़ी जेन्युइन सी है क्योंकि हम भी जो काम करते हैं उसमें थोड़ा सा टाइमिंग मैच नहीं हो पाती। कभी आप अवेलेबल थे, मैं अवेलेबल नहीं था यहाँ पे, बट ये है कि हम भी काम पे ही थे। अब जैसे आपने बताया कि हम एजुकेट करते हैं, वीडियोस में एजुकेट करता हूँ क्योंकि मेरे को इस इंडस्ट्री में 10 साल हो गए हैं और इस इंडस्ट्री ने बहुत सिखाया है, बिजनेस है, सब कुछ है। अब टाइम है उसको कुछ वापस देने का इस इंडस्ट्री को। तो अब वही एजुकेशन हम लोग नॉर्मल पब्लिक को या फिर इंस्टीट्यूट्स में, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में और नॉर्मल इंस्टीट्यूट्स में हम जाके अवेयर करते हैं बच्चों को कि लीगल प्रोसेस क्या है, मतलब लीगैलिटी इमिग्रेशन का लीगल प्रोसेस क्या है, स्टडी वीज़ा, वर्क परमिट्स कैसे होते हैं और फ्रॉड में क्या होता है जिससे आपको बचना है। राइट। तो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि इमिग्रेशन एक ऐसा प्रोसेस नहीं कि कोई सामान लेने की अच्छा नहीं लगा वापस आ गए। बहुत सारी फीलिंग जुड़ी होती हैं। लोग लाखों रुपया पेरेंट्स ने जोड़ा होता है या फिर वो एफडी तोड़वा के जो ला के टेबल पे रखते हैं और उसके बाद उनको फ्रॉड मिलता है। तो आई कैन फील कि उनके साथ क्या होता है। तो उस चीज़ के लिए मैंने सोचा था जब एक बार ये सेटल हो जाएंगी तो हम अवेयरनेस पे जाएंगे। तो वही कर रहे हैं अभी हम। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी। आपकी उम्र अभी बहुत मतलब छोटी है और काफ़ी अच्छे लेवल पे काम कर रहे हो, बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हो, एक फाउंडर हो आप किसी इंडस्ट्री के। मुझे बड़ी खुशी है कि जब छोटी उम्र में जब लोग बहुत बड़ा मुकाम हासिल करते हैं वो बहुत बड़ी खुशी होती है, और ये यूथ के लिए भी एग्जाम्पल है। पर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि इमिग्रेशन ही फील्ड क्यों चूज किया आपने? इमिग्रेशन ये बोल पाना मैंने चूज़ किया है थोड़ा मुश्किल है, वो जायज़ नहीं होगा। मैंने बीटेक किया, आई एम फ्रॉम हिमाचल और मैं कांगड़ा हिमाचल से हूँ और मैंने बीटेक की हुई है। और अक्सर इंडिया में बीटेक करने के बाद ही लोग सोचते हैं कि आगे क्या करना है। तो मेरा भी वही हिसाब था नॉर्मली। तो मैंने स्टार्टिंग ही बीपीओ से की थी, फिर इमिग्रेशन में 2016 में मैं इमिग्रेशन में आया था। तो इमिग्रेशन की जर्नी जब मैंने स्टार्ट की तो बहुत बड़ा गैप मैंने वहाँ पे देखा। काम कर रहा था, अच्छा था, आई लव माई वर्क कि मेरे को लोगों को काउंसिल करना और लोगों को गाइड करना अच्छा लगता है। बट बहुत बड़ा गैप ये देखा कि लोगों के साथ बहुत फ्रॉड होता था क्योंकि चंडीगढ़ में मैंने अच्छे इमिग्रेशन ऑफिस के साथ भी काम किया है, फ्रॉड इमिग्रेशन के ऑफिस में काम किया है। मेरा काम पीआर का था तो उसमें फ्रॉड नहीं होता था, उसमें ये होता था अगर कंसीडर कर सकते हैं कि फ्रॉड है, जो एलिजिबल कैंडिडेट नहीं हो आप उसको उठा के एनरोल करो, उसके बाद बोला आपको काम नहीं बना और पैसे ले लिए, तो फ्रॉड ही है। राइट। तो वहाँ से मैंने ये सोचा था कि जब भी मेरे पास मौका आएगा या फिर भगवान उस चीज़ के लिए मेरे को प्रिपेयर करेगा तो ये गैप मेरे को फिल करना है। और भगवान की दया से आज कैपेबल बनाया है भगवान ने। बहुत मतलब रिस्पेक्ट और काम सब कुछ सेटलमेंट इस इंडस्ट्री ने दी है। अब पे बैक करने के टाइम है तो हम एजुकेट करता हूँ मैं लोगों को और अवेयरनेस वीडियो बनाता हूँ कि फ्रॉड से कैसे बचना है, लीगल प्रोसेस क्या है। अब लीगल प्रोसेस अगर आपने जान ली तो फ्रॉड से आप बच गए। बिल्कुल। हाँ जी।
तो लीगल प्रोसेस जैसे कि भारत में लोग कहते हैं कि 90% इमिग्रेशन कंपनियां फ्रॉड होती है, क्या ये बात सच है? देखो मैम, इमिग्रेशन आप पूरा अगर इमिग्रेशन को बोलोगे तो ऐसा नहीं है। 50% वी कैन कंसिडर कि 50% फ्रॉड है और 50% लीगली काम करते हैं, स्टडी में भी करते हैं, वर्क भी करते हैं, लाइसेंस होल्डर हैं। जैसे हम लोग अभी जो मैं कंपनी रन कर रहा हूँ, देवभूमि इमिग्रेशन, इट इज़ अ पार्टनरशिप फॉर्म। मेरे बिजनेस पार्टनर भी हैं रेखा शर्मा, तो हम पार्टनरशिप में रन कर रहे हैं एक कंपनी, और ये ME अप्रूव है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से ये अप्रूव कंपनी है, राइट। लेकिन जो आपने परसेंटेज बोली 90%, उसके साथ मैं खड़ा हूँ। इवन कि मैं ये बोलूँगा 95% फ्रॉड होते हैं इन वर्क परमिट्स। जैसे स्टडी वीज़ा होता है, वर्क परमिट होता है, टूरिस्ट वीज़ा होता है, बिजनेस वीज़ा होता है। 95% जो फ्रॉड होते हैं वो वर्क परमिट के नाम पे होते हैं, और वर्क परमिट के नाम पे उसके बाद वो डोंकी सिस्टम हो, चाहे किसी भी रीच सिस्टम हो, कुछ भी सिस्टम उसको नाम बोला जा सकता है, लेकिन 95% जो फ्रॉड होते हैं वो वर्क परमिट पे होते हैं। वर्क परमिट पे होते हैं। और जो लोग एजुकेशन में जाते हैं उसमें फ्रॉड हम कम कंसीडर कर सकते हैं, उसमें फ्रॉड नहीं होते, उसमें हम ये बोल सकते हैं कि लोग ओवर चार्ज करते हैं, बट उनको चीटेड फील होता है, तो फ्रॉड हम कंसीडर कर सकते हैं। जैसे सिंगापुर का है, अगर सिंगापुर में नॉर्मली फीस जो आती है सिंगापुरन डॉलर में अगर मैं बात करूँ तो 4,000 रुपये से लेके 5,000 6,000 सिंगापुरन डॉलर की फीस आती है। कई बार लोग 7-7 8-8 लाख रुपया चार्ज कर लेते हैं उनसे, तो वो चीटिंग है, तो उसमें बहुत कम है, लेकिन एटलीस्ट उनको वीज़ा मिल रहा है और वो पहुँच रहे हैं। बट वर्क परमिट वालों को तो वीज़ा भी नहीं मिलता, वो यहीं पे रह जाते हैं, फिर वो कभी ट्रस्ट ही नहीं कर पाते। और सबसे बड़ी चीज़ होती है कि किसी का ट्रस्ट तोड़ना, राइट। जो आपने कमिटमेंट दी थी, बंदा कभी भी ऐसे नहीं आता आपके पास, बहुत होप लेके आए होते हैं, उसके बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं, मैं जाऊँगा, सेटल होऊंगा, अपनी फैमिली को सेटल करूँगा, वो सारी चीज़ें ख़त्म करना किसी की, तो वो तो एक पाप से कम नहीं है, मैं मानता हूँ। तो कुछ सवाल हैं इमिग्रेशन के उस पे रिलेटेड। जैसे इमिग्रेशन के जो वीज़ा होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? मैम देखो, वीज़ा 10 प्लस हम कैटेगरीज में काउंट कर सकते हैं। जो मेजर है, जिसमें इंडियंस मेजरली ट्रैवल करते हैं, मेजर मैं 95% जनता की बात कर रहा हूँ कि जो होते हैं, पहला होता है स्टडी वीज़ा, ठीक है, टूरिस्ट वीज़ा, वर्क वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, ट्रांजिट वीज़ा, नॉर्मल मेडिकल के लिए जब जाते हैं मेडिकल वीज़ा, ये सारे वीज़ास होते हैं। लेकिन आप इमिग्रेशन कंपनीज़ के बारे में बात करो, जो इमिग्रेशन कंपनीज फॉर्म रन करती हैं, वो मेजरली 4-5 वीज़ा पे रन करती हैं। वो वर्क परमिट पे करती हैं, स्टडी वीज़ा पे, टूरिस्ट पर, बिजनेस पे। ये मेजर वीज़ास हैं जो प्रोवाइड कराते हैं। और जैसे कि आपने पूछा था तो मैंने बताया था, वर्क परमिट में 95% जो फ्रॉड है वो वर्क परमिट में। स्टडी वीज़ा पे बहुत कम है, ओवर चार्ज वाला है, जैसे कि मैंने आपको बताया, नॉन एलिजिबल कैंडिडेट उठा के पैसे ले लेना। टूरिस्ट वीज़ा में ये है कि कुछ कंट्रीज़ के लिए एलिजिबिलिटी बहुत कम है, लाइक इंडिया में अगर बात करें, शेनिगन कंट्रीज़ हैं, जैसे यूरोप की, आगे बात करेंगे हम उसके बारे में, UK है, कनाडा है, बड़ी कंट्रीज़ के लिए बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है। डॉक्यूमेंटेशन में एक पार्ट आता है ITR का, राइट। तो इंडिया में 7 से 10% लोग हैं जो ITR भरते हैं, तो एलिजिबिलिटी नहीं बनती बड़ी कंट्रीज़ के लिए, तो वहाँ के लिए भी लोग उठा के पैसे ले लेते हैं उनसे। फ्रॉड होने मतलब जब किसी भी पर्सन के साथ में फ्रॉड होता है तो वो कौन से कारण होते हैं जिससे फ्रॉड हो जाए? रीज़न मैम देखो, जब ये मैं बात बोलता हूँ तो लोगों को लगता है कि ऐसे ही है, बट अगर मैं ये बात कर रहा हूँ तो मैं एक्सपीरियंस से कर रहा हूँ। मैं 5,000-6,000 प्लस लोगों को इंडिविजुअली काउंसिल कर चुका हूँ, मतलब मेरे सामने उसके बच्चे के पेरेंट्स बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं। ये मैं बात करूँ 10 साल की, जब मैं जॉब करता था या फिर पार्टनरशिप फर्म में था, या फिर मैं अपनी कंपनी रन कर रहा हूँ। और मैं काफ़ी एजेंट से भी जो B2B डील करते हैं उनसे मिल चुका हूँ। कॉमन रीज़न मैम ये नहीं है, फ्रॉड करने वाले जो कंपनीज खुलती हैं वो फ्रॉड करने ही बैठी हैं, राइट। उनको हम बोलेंगे कि वो गलत कर रहे हैं, लेकिन गलत बच्चे के एंड से या फिर पेरेंट्स के एंड से होता है गलत एक्सपेक्टेशन, राइट। जब मैं इंस्टीट्यूट्स में जाता हूँ, किसी इंस्टीट्यूट में हम जाते हैं अवेयरनेस कैंप के लिए, तो पहला क्वेश्चन बच्चे से, जैसे HM इंस्टीट्यूट है, होटल मैनेजमेंट में हम लोग बहुत सारे बच्चे को हैं जो हैं प्लेस कर चुके हैं, गल्फ़ में, यूरोप में, राइट। तो मैं उनसे क्वेश्चन पूछता हूँ, फ्रेशर बच्चा है, अभी +2 पास की है, 1 साल की ट्रेनिंग ली है उसने, उससे पूछता हूँ कि तेरी एक्सपेक्टेशन क्या, सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है। अब वेटर है, मान लो सर्विस लाइन में है बच्चा, तो उससे पूछूंगा तो वो बोलेगा सर 40,000 रुपया, राइट, वेटर की सैलरी। तो बच्चे की एक्सपेक्टेशन क्या है, 40,000 रुपया। चंडीगढ़ में या फिर दिल्ली में उसको कितना मिलेगा, 15-20 हज़ार। बेंगलोर या फिर किसी और साइड चला जाएगा, शायद ज़्यादा मिलेगा। बट जब इसको कॉल जाएगी किसी इमिग्रेशन ऑफिस से कि दुबई में सैलरी मिल रही है, देखो 50-60 हज़ार रुपये दिलवा दूंगा, आधी तू यहाँ पे दे देना, आधी सैलरी से कट करवा लेना,
तो खुश हो जाता है बच्चा। तो रॉन्ग एक्सपेक्टेशन बहुत बड़ा पॉइंट है। राइट, ये बड़ा चीज़ है, मतलब ये जो पॉइंट निकला ये बहुत बढ़िया निकला। हाँ जी, हाँ जी। कि जो रॉन्ग एक्सपेक्टेशन होती हैं कि वहाँ जाके हमें इतना पैसा मिलेगा, ये कारण है फ्रॉड तो होने ये का। बहुत बड़ा मेजर कारण है ये, मतलब प्रोटेक्शन के बिहाफ पे बोल रहा हूँ कि हम कहाँ पे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जो गलत कर रहे हैं आप हर किसी को नहीं रोक सकते। आपको कैसे प्रोटेक्ट करना है? आप नॉलेज लो, आप पढ़ो। आजकल चैट जीपीटी है, यूट्यूब है, हर चीज़ मिल जाती है आपको। आप पढ़ो कि स्टैंडर्ड्स क्या है उस कंट्री की सैलरी के, या फिर मेरी एलिजिबिलिटी क्या है। लोग अपनी एलिजिबिलिटी नहीं देखते, लोग देखते हैं कि मैं कितना कमा सकता हूँ। और जो फ्रॉड करते हैं वो भी यही बोलते हैं आपका काम हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा, वो कर ही देते हैं। बिल्कुल काम ही कर देते हैं उनका। वो कर ही देते हैं काम। ऐसा ही है। पर ये चीज़ सही है कि लोगों को एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। नहीं, एक्सपेक्टेशन रखो, वो गलत नहीं। रॉन्ग एक्सपेक्टेशन जो है कि आपको खुद को पता है, मेरे को अभी मैं पढ़ के निकला हूँ, मैं फ्रेशर हूँ, मेरे को पता नहीं है, मैं गलतियाँ करूँगा, मैं सीखूंगा। हाँ, 4 साल बाद आप ये जब आप पढ़ोगे, सीखोगे, उसके बाद कुछ एक्सपेक्ट करोगे, तब ये चीज़ें मैटर करती हैं। बट ये बहुत बड़ी गलती होती है। उसका जब गलती कर भी देते हैं तो उसके बाद भी फिर वो हाँ करते करते फिर फंसते चले जाते हैं। फिर एक बार जब पैसा फंस गया, बहुत कम लोग हैं जो दोबारा ट्राई करते हैं, उनके फिर सपने इधर ही रह जाते हैं बेचारे। बहुत दुख होता है, पेरेंट्स के लिए स्पेशली दुख होता है मेरे को, जो पता नहीं कहाँ से एफडियाँ तुड़वा के लेके आ रहे हैं। कोई जब मैं काउंसलिंग करता था, जॉब वगैरह पे होता था, वो गांव वगैरह से आते थे पेरेंट्स पैसे लेके, मतलब वो थैला लेके आते हैं, काला कलर का तन्नी में ना। ऐसा होता था। तो हमें, मतलब मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि ये कैसे लोग हैं। जब कोई भी व्यक्ति कम उम्र में किसी जगह का फाउंडर बनता है ना, तो उसने पीछे कुछ ऐसा देखा होता है जो रॉन्ग होता है। राइट। और उसी के बेसिस पे वो अपनी एक ऐसी पहचान बनाना चाहता है कि नहीं, मैं अब रॉन्ग नहीं करूँगा। ये सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ मैं। ये मैम, जब मैंने जॉब की थी ना, जब सैलरी पे थे हम लोग, तो जब सेल्स का काम होता था, मतलब मैंने पीआर में और लीगल प्रोसेसेस में भी काम किया हुआ, तो मेरे को उस टाइम पे ही ये चीज़ ऑफर हो गई थी कि आप पार्टनरशिप में आ जाओ हमारे साथ, हम आपको ऑफिस खोल के देते हैं। और ये तो हमें पता था कि मैं उस ऑफिस में क्या चल रहा है। तो आई डिनाइड कि हाँ यार, नहीं करना है मेरे को, और मेरे को अब धीरे धीरे जैसे भी होगा, क्योंकि सही टाइम, सही जो काम होता है मैम, उसमें बहुत टाइम लगता है और पेशेंस भी रखनी पड़ती है, क्योंकि अगर आपने कुछ बड़ा सोचा है तो आपने एक्सपीरियंस लिया होगा, फिर उसको काफ़ी समय तक वो किया होगा, फिर अब लाइसेंस है, जैसे गवर्नमेंट का लाइसेंस है, गवर्नमेंट लाइसेंस इजीली नहीं दे देती है। गवर्नमेंट लाइसेंस अगर दे रही है तो वो सारी चीज़ चेक करती हैं। आप ग्रेजुएट होने चाहिए, आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो जो एमई है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का जो लाइसेंस है, जो मैंने बताया कि हम होल्ड करते हैं, वो कहाँ से लेना पड़ता है? वो एमई से, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से मिलता है। उसके प्रोसेस होता है 3 से 4 महीने का प्रोसेस होता है नॉर्मली, बट उसमें डॉक्यूमेंटेशन बहुत हार्ड होती है, हमारी सिक्योरिटीज रखी जाती हैं, सारी चीज़ें होती हैं। सिक्योरिटी लाइक कितना? लाइक फाइनेंशियल्स ऑल्सो। कुछ लाइसेंस में 10 से लेके 50 लाख रुपए तक की सिक्योरिटी गवर्नमेंट जमा करती है, हमारे आईडीज़ होती हैं, ताकि जैसे इमिग्रेशन फ्रॉड होते हैं कि वो क्या करते हैं, पैसे लेते हैं, एक कंपनी खोली, 50 लाख, 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया इकट्ठा किया, भाग गए। अब कौन ढूंढेगा, कैसे ढूंढेगा? और ये अक्सर होता है, नॉर्मल है मैम, ये इमिग्रेशन में ये नॉर्मल प्रोसेसेस हैं कि ऐसा होता है। उसमें क्या कर सकते हैं, क्योंकि इनके अपने कुछ ऑफिसेज नहीं रहते। अब जाके जो अब नए लोगों ने डेवलप किया है ना, तो ये लोग सिक्योरिटी देते हैं लोगों को, लेकिन जो पहले थे उन लोगों ने अपने ऑफिसेज नहीं बना रखे रहते थे। नहीं, सिक्योरिटी मैम आप मान के चलो, अगर आपने ऑफिस रेंट किया है ना, आपने रेंट 1 लाख रुपए है, तो 2 लाख रुपए सिक्योरिटी मांग लेगा, या फिर 10 लाख रुपए सिक्योरिटी हद मांग लेगा कोई, है ना। बट आपने जब आपने 5-10 करोड़ लेके निकलना है, तो आप 10 लाख रुपए आपके लिए गए। ओके, जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए वीज़ा कितने उसके रहते हैं? वीज़ा मैम, वेरी नाइस क्वेश्चन मैम, सीरियसली आपने भी रिसर्च की होगी। लेकिन जो स्टूडेंट वीज़ा होता है मैम, मेजरली अगर वैसे कैटेगरी वाइज करोगे तो हम पूरा दिन बैठ के हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन माइंडसेट वाइज अगर आप चेक करोगे तो सिर्फ 2 तरीके के वीज़ा होते हैं स्टूडेंट के, ठीक है। माइंडसेट वाइज बता रहा हूँ, सेग्रीगेट आपको जब मैं बताऊँगा तो पता चल जाएगा। पहली कैटेगरी होती है मैम, जो स्टूडेंट है जो पढ़ने जा रहा है, सच में पढ़ने जा रहा है वो बच्चा, उसके फाइनेंशियल्स अच्छे हैं फैमिली से, या नहीं है, उसने लोन करवाया, लेकिन वो यूके जा रहा है, उसको पता है इस पर्टिकुलर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स करने जा रहा हूँ, या फिर यूएसए जा रहा हूँ, इस पर्टिकुलर स्टडी पे जा रहा हूँ, या फिर रशिया यूक्रेन जैसी बड़ी इस कंट्रीज़ में मैं एमबीबीएस के लिए जा रहा हूँ, तो पर्टिकुलर स्टडी के लिए जा रहा हूँ। उसको वर्क से कोई लेना देना नहीं, उसको सेटलमेंट से कोई लेना देना नहीं। वो स्टडी करके हो सकता है इंडिया वापस आ जाए, बिजनेस संभाले, या फिर कुछ भी करे, या फिर आगे देखे। फर्स्ट कैटेगरी, राइट। सेकंड कैटेगरी होती है मैम स्टूडेंट वीज़ा, जो लोग लेते हैं सिर्फ इसलिए कि हम किसी की कंट्री में एंट्री ले सकें, राइट।
एक इंटरनेशनल एजुकेशन का ठप्पा मिल जाए और हम वो वहाँ पे जाके काम करें, ओके। राइट? वो काम करेंगे, पैसा कमाएंगे, विच इज़ पार्शली नॉट राइट अप्रोच। क्यों मैं इसको राइट अप्रोच नहीं बोलता? क्योंकि उस पर्टिकुलर फील्ड में अगर आप जैसे जॉब करते हो, पैसा कमाते हो, गुड, आप कमाओ, आपको सर्वाइवल के लिए चाहिए। अगर आप 3 से 4 लाख में, क्योंकि नॉर्मली मैम इतना खर्चा तो अब इंडिया में भी आता है ग्रेजुएशन का, राइट? अगर 3 से 4 लाख रुपए में आप किसी कंट्री जाके स्टडी कर ले रहे हो और उतना पैसा कमा भी ले रहे हो, उससे बेटर कोई ऑप्शन है ही नहीं, ऑप्शन है ही नहीं। राइट? बट वो क्या करते हैं, 100% वो जॉब में इन्वॉल्व होते हैं, वो स्टडी छोड़ ही देते हैं। मान लो अगर एग्जांपल ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल रशिया का एग्जांपल ले लेते हैं। रशिया में आज से 5 साल पहले लोग स्टडी वीज़ा पे जाते थे, दोनों पे जाते हैं। एमबीबीएस तो करने जाते हैं, वो फर्स्ट कैटेगरी होगी। सेकंड कैटेगरी होगी लैंग्वेज कोर्स पे। ओके। तो लैंग्वेज कोर्स पे क्या जाते थे, वो रशियन लैंग्वेज कोर्स होता है, ठीक है, 1 साल का लैंग्वेज कोर्स होता है, 3 मंथ्स का स्टैम्प हो जाता है, 9 मंथ्स का एक्सटेंड होता है वो वीज़ा, राइट? उस पे जाते थे और वहाँ पे एक दिन भी क्लास नहीं लगाते थे, 100% जॉब करते थे, राइट? आप ये बताओ कि किसी बच्चे ने 10th की हुई है, उसके बाद कोई एक्सपीरियंस नहीं, 21 साल का लड़का है, यहाँ पे इंडिया में कितना पैसा कमा लेगा? नॉर्मल हेल्पर कैटेगरी में 20-25। बहुत हार्ड वर्किंग, जैसे अगर वो लोडिंग अनलोडिंग में चलते तो 20-25 हज़ार रुपये कमा सकता है। वहाँ पे रशिया में उस टाइम पे वो 80,000 से लेके 90,000 रुपये तक, सॉरी, वो कमाते थे। मतलब 1 लाख रुपये भी बच्चा आराम से कमा लेता था। कमा लेता है, मतलब स्टडी के साथ साथ। स्टडी नहीं, जाते ही नहीं थे वो कॉलेज, राइट? उसके बाद जब उन्होंने थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हुई गवर्नमेंट, रशियन गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट हुई, तो उन्होंने कुछ कॉलेजेस को चेक किया कि स्टडी नहीं हो रही है, वीज़ा कैसे दे रहे हैं, राइट? और वो फिर स्टडी पे जाने लगे, कुछ क्लासेस होती, लेकिन जाते जॉब करने ही थे बच्चे, कि हम वहाँ पे जाएंगे और जॉब करेंगे, क्योंकि वर्क परमिट में सैलरी मिलती है 40,000 to 50,000 रुपीज़, और अगर वो स्टडी पे जाके काम कर रहा है तो उसकी जो सैलरी होती है वो होती है 80,000, और फ्रीडम भी है, कहीं भी जॉब चेंज कर सकता है, कहीं पे भी जॉब कर सकता है। अच्छा, ऐसा है उसमें? हाँ, बट मैं ये बोलूँगा मैम, पार्शली अगर जैसे होता है ना, जैसे हमने प्रोडकास्ट की स्टार्टिंग में अपनी बात की थी कि अगर सही काम करना है तो उसको लॉन्ग प्रोसेस होता है, लंबा प्रोसेस होता है, थोड़ा गलत काम करना अभी कर लो, राइट? तो इसमें भी ये है, क्रैक ये है कि उसका सही यूज़ नहीं आता इंडिया में, उस वजह से ख़राब हुई चीज़ें। सही यूज़ क्या है उस वीज़ा का? रशिया का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ मैं। अगर आप इंडिया में हो, आप 20-21 साल के हो, आपने +2 कंप्लीट किए, आप अगर लैंग्वेज कोर्स पे चले गए हो नॉर्मली, और आपने रशियन लैंग्वेज सीख ली, ठीक है, रशियन लैंग्वेज की बात करूँ, वर्ल्ड की 8th लैंग्वेज है जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है, 8th नंबर पे आती है। 50+ कंट्रीज जो हैं वो सपोर्ट करती हैं रशियन लैंग्वेज को, अजरबैजान, वो सब कुछ जो बेलारूस वगैरह है, वो रशियन लैंग्वेज वहाँ पे चलती है, ठीक है। अगर 1 साल में अच्छी लैंग्वेज सीख ली, आप जब आप कोर्स कंप्लीट कर लेते हो 1 साल में, अपना पैसा भी कमा रहे हो, ऐसा नहीं है कि अपने लिविंग स्टाइल आप मेंटेन करो, 15 से 20 हज़ार का लिविंग कॉस्ट है वहाँ पे, 25,000 भी चला जाएगा, खाने पीना रहने का सब कुछ, ठीक है, वो भी आपने कमा लिया, 50,000 रुपये कमाया लिमिटेड सा काम करके और सर्वाइव कर लिया। 1 साल बाद वहीं पे इंटरव्यू दो, आप किसी रशियन लैंग्वेज में अगर आपको आ गई तो वहीं पे आप इन्विटेशन लेके आओ अपने एम्प्लॉयर से, यहाँ पे इंडिया में आओ, 10-15 दिन के अंदर जब इन्विटेशन आ गया, 10-15 दिन के अंदर वीज़ा स्टैम्प कराओ, द्वारा चल जाओ। मिनिमम सैलरी 1 से 1.5 से 2 लाख रुपये लगती है। सोचो, 23 साल का बच्चा का 1 से 1.5, हाँ, रशियन लैंग्वेज का ही, बट ये राइट यूज़ नहीं है। और राइट यूज़ क्या किया लोगों ने, वहाँ पे गए हैं, बस काम पे लग गए हैं, 1 साल बाद रिपोर्ट होके आ गए हैं, या फिर किसी और रीज़न की वजह से इधर उधर पकड़े जा रहे हैं। तो इसके कारण गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट हुई वहाँ की? हाँ, ऑफ कोर्स स्ट्रिक्ट होती है, जब उनको इलीगलिटीज ज़्यादा दिखती हैं, वर्क परमिट्स में ना के लोग स्टडी पे कर रहे हैं, तो ये गलत यूज़ हो जाता है। तो ये सेकंड कैटेगरी का वीज़ा है, जो मैंने आपको बताया था कि ऐसे ही सिंगापुर में भी, ऐसे मॉरिशस में भी, ऐसे साइप्रस में भी, कि लोग स्टडी पे ना जाके वर्क के लिए जा रहे हैं, स्टडी वीज़ा पे। इट इज़ इन बिटवीन, जैसे कोई स्टडी वीज़ा पर्टिकुलर हो गया, वर्क परमिट पर्टिकुलर हो गई, कोई बीच की बात होगी, स्टडी पे जाके वर्क कर रहे हैं। तो जो कई लोग कहते हैं कि जब भी हम लोग बाहर जाते हैं तो हम लोगों को आइलेट्स करना ज़रूरी है, क्या सही है? आइलेट्स की मैम देखो, कुछ हमें अगर नॉर्मली भी थोड़ा बहुत इंग्लिश आती हो तो जा सकते हैं, या ऑफ कोर्स मैम, ये कंट्री टू कंट्री वेरी करता है, ये सब कंट्रीज़ के लिए नहीं है, राइट? लाइक किन कंट्रियों में आइल्स की ज़रूरत होती है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये बड़ी कंट्रीज में किस बिहाफ पे बोल रहा हूँ, फाइनेंशियल सेटलमेंट के बिहाफ पे, राइट? ऑस्ट्रेलिया में आइल्स की ज़रूरत होगी आपको, कनाडा में होगी, यूके में होगी, कुछ यूनिवर्सिटी अगर आपके इंग्लिश में मार्क्स अच्छे हैं +2 में या फिर ग्रेजुएशन में, यूके नहीं लेगा, राइट? यूएसए इंटरव्यू होता है तो वो नहीं लेगा, वो यूएसए इंटरव्यू ले लेगा डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं उनको।
न्यूजीलैंड है, ये सारे कंट्रीज, बड़ी कंट्रीज जो है ना फाइनेंशियली सेटल्ड कंट्रीज, जिनकी डॉक्यूमेंटेशन हार्ड होती है वो लेती हैं। अगर आपको रशिया जाना है, आपको सिंगापुर जाना है, आपको मॉरिशस जाना है, आपको इवन साइप्रस में भी अब रिक्वायर्ड है, तो इन कंट्रीज में, छोटी कंट्रीज में ज़रूरत नहीं पड़ती। ज़रूरत नहीं। हाँ, उसमें से डॉक्यूमेंटेशन इतनी हार्ड नहीं होती, तो ज़रूरत नहीं पड़ती IELTS की। ओके, बाय द वे मैं किसी कंट्री में जा रही हूँ, तो वो कौन से मतलब क्या कारण होते हैं कि मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो जाए? अच्छा, मैम देखो, रिजेक्शन के चांसेस ना, वही अगेन दो तिरछी कई बार ऐसा होता है ना कि हाँ भाई मैंने कोशिश करी लेकिन एंड द मोमेंट में रिजेक्ट हो गया है। हाँ, तो वो क्या कारण होते हैं, क्या डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जो हम लोग फुलफिल नहीं कर पाते? ये मैम हम 2-3 सेगमेंट में डिवाइड करना पड़ेगा कि स्टडी वीज़ा है, वर्क परमिट है कि टूरिस्ट वीज़ा है। हाँ, मान लिया मैं जॉब के लिए वर्क परमिट में ना, वर्क परमिट में मैम देखो बहुत सारी कंट्रीज आती हैं और मेजरली 60+ कंट्रीज हैं जिसमें इंडियंस काम करने जाते हैं, ठीक है। उसमें से 15-20 नहीं, शेनिंगन ज़्यादा होती है। यूरोप में की कुछ कंट्रीज़ हैं जो आपको रिजेक्शन दे देंगी। बड़ी कंट्रीज़ हैं लाइक US से तो चलो इंटरव्यू ही लेगा आपका, तो बड़ी कंट्रीज़ में रिजेक्शन आती है। छोटी कंट्री जैसे गल्फ़ में किसी ने जाना, कभी रिजेक्शन ही नहीं आती अनटिल अनलेस अपने वहाँ पे कुछ कांड नहीं का, वहाँ क्या है, वहाँ पे पहले गए थे, कुछ गलत करके आगे बैन हो गए उस वजह से। अदरवाइज़ बड़ी कंट्रीज़ में जो रिजेक्शन आती है वो इस वजह से आती है, आपके डॉक्यूमेंट फेक होते हैं, आपके एजेंट ने आपको गलत ऑफर लेटर दे दिया। मेजरली डॉक्यूमेंटेशन पार्ट होता है और इंटरव्यू भी कई बार आता है कि कुछ, जैसे हंगरी में अगर वर्क परमिट पे जाना है, तो जब आप फाइल सबमिट करने जाते हो VFS में, राइट, तो VFS में वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सी जॉब, क्या काम है वहाँ पे, क्या कर रहे हो, तो बच्चे थोड़ा गड़बड़ हो जाती है और वो उस वजह से भी रिजेक्ट रिजेक्ट हो जाते हैं उसमें। और VFS, और कई बार ऐसा भी होता है कि एजेंट मतलब अपने पैसा कमाने के चक्कर में कुछ भी डॉक्यूमेंट्री करके मैम भेज ये देते तो हैं। बट ऑब्वियस नॉर्मल सी चीज़ है, वो पैसा ले लेते हैं वीज़ा से पहले काफ़ी स्टेप, क्योंकि अब पहले बड़ी कंपनी सपोर्ट करती थी इस चीज़ को कि वो आफ्टर वीज़ा पेमेंट लेती थी, लेकिन मतलब एक दूसरी मतलब कि हम देखने की वो भी है कि रिजेक्शन इसी तरफ से नहीं होता, मतलब फ्रॉड इसी तरीके से नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि हमारे साथ भी होता है कि वीज़ा आ गया, बच्चा आने के बाद मना करेगा मैं नहीं जा रहा। अच्छा, ये भी होता है। अब बताओ, एम्बेसी को पैसा क्या है, एम्प्लॉयर ने पैसा लिया, वहाँ पे जो भी गवर्नमेंट थी जिस कंट्री का लगाया उसने पैसा लिया, पूरे सर्कल में पैसा गया, तो ये भी लास्ट होता में है। मना कर दिया। लास्ट में मना कर, तो बच्चों के एंड से भी होता है, ये ज़रूरी नहीं है ये क्योंकि जब आप एजेंट होते हो ना, स्टार्टिंग जब हमने कंपनी की थी ना, बच्चा, मैंने आपको स्टार्टिंग बोला था, एक बार धोखा खाएगा बैठ जाएगा। 90% केसेस ये ऐसे होते हैं कि वो एक बार धोखा खा लेते हैं, फिर बोलते हैं सारे फ्रॉड हैं, ये बोल के वो फ्री हो जाते हैं। लेकिन जब हमें इमिग्रेशन करनी है, हमें बहुत सारे एम्प्लॉयर्स पे ट्रस्ट करना है, बहुत सारे एजेंट्स पे ट्रस्ट करना है, तो हमारे पास ये बार बार चीज़ें आती हैं। एजेंट्स के साथ भी हमारे साथ कई बार फ्रॉड हो चुके हैं कि उन्होंने गलत डॉक्यूमेंट दिए और उस टाइम पे अवेयरनेस नहीं थी इतनी, राइट। और बच्चों के साथ भी ऐसा हुआ कि वीज़ा आ गया, उसके बाद मेरा मन नहीं जाने का। अच्छा, आपसे पहले तो बहुत सारी कंपनियां हैं जो काम कर रही थी। जब आपने कंपनी शुरू करी अपनी, तो उसके बाद आपके पास में क्या क्या चैलेंजेस आए? मैम देखो, मेजर चैलेंजेस कंपटीटर्स कभी नहीं होते, क्योंकि जब आप अपना काम कर रहे हो तो आप अपने तरीके से कर रहे हो, आपके पास फ्रीडम है। ये बात सही बोली सर आपने। हाँ, कॉम्पिटिटर कभी नहीं होते। हाँ, कंपटीशन आपका खुद से होता है कि आप कितना बेस्ट निकल के आ सकते हो, वो उस पर हमने हमेशा काम किया, तो कंपटीटर तो कोई था नहीं। चैलेंजेस, हाँ, फिर भी थे। चैलेंजेस ये थे कि प्रोसेसेस का, क्योंकि क्या होता है कि B2B एजेंट्स के लिए नॉर्मली ये चीज़ हेल्प करेगी, अगर कोई B2B एजेंट अगर ये पॉडकास्ट देख रहा होगा तो उसको हेल्प करेगी, जिसने नया काम शुरू किया है इमिग्रेशन का, वही चैलेंजेस आएंगे। जब हम दुकान शुरू करते हैं ना, हमारे पास कोई भी क्लाइंट आ जाता है ना, तो हम क्लाइंट के लिए हम प्रोडक्ट ढूंढने चले जाते हैं। जैसे कोई एजेंट है, उसने कोई बच्चा आया कि मेरे को ना कनाडा जाना है, अच्छा कनाडा जाना करवा देंगे, क्योंकि मैंने तो इमिग्रेशन ऑफिस खोला है। बट इमिग्रेशन में बहुत सारी चीज़ें हैं, इमिग्रेशन अपने में ही एक यूनिवर्स है। अब वो बंदा पर्टिकुलर, जैसे मैं पर्टिकुलरली क्या करता हूँ, मेरे पास जैसे यूरोप का वर्क परमिट होता है, गल्फ़ के वर्क परमिट्स होते हैं, पर्टिकुलर कैटेगरीज में होते हैं, स्टडी वीज़ा होता है, और कुछ स्टडी वीज़ा जैसे रशिया, सिंगापुर, मॉरिशस के ये होते हैं, और वो भी बेस्ट रेट पे, क्योंकि हम ME अप्रूव हैं, हम बेस्ट रेट पे देते हैं, ऑल ओवर इंडिया में उस रेट पे कोई नहीं दे सकता। तो वो पर्टिकुलर मेरा एरिया, राइट। अब अगर मेरे को कोई बोले कि कनाडा का वर्क परमिट कर दे, मैं नहीं करूँगा, राइट। बट इनिशियली क्या करते हैं लोग, अच्छा आपको मेरे पास फाइल आएगी, वो 10 जगह ऑफिसेस में कॉल करेगा कि मेरे पास कनाडा की वर्क परमिट की फाइल पड़ी, तू करवा देगा काम? बोलेगा हाँ मैं करवा दूंगा, तू फाइल दे। अब वो लेगा फाइल, उसको देगा, बोलेगा आप 50,000 रुपये भी डाल दे, एडवांस है। वो बच्चे से 1 लाख रुपये लेगा, 50 खुद रखिएगा, उसको दे देगा। उसके बाद वहाँ से वो बंदा भाग जाएगा। फिर अगर कैपेबल पर्सन हुआ, क्योंकि हमारे साथ ये चीज़ें हुई हैं, कैपेबल पर्सन हुआ तो वो जेब से पैसा देगा, उसको बोलेगा भाई क्रेडिबिलिटी में वो कंपनी बिल्ड करनी, तू ये लेके जाए, ये गलती मैं दोबारा नहीं करूँगा जो हमने
चैलेंजेस आए और ओवरकम किया कि ये गलती मैं दोबारा नहीं करूँगा। तो ये सबसे बड़ी मेजर गलती है जो होती है, ये चैलेंजेस हमने फेस किए। उसके बाद हमने पहले पढ़ना शुरू किया। इस चैलेंज के लिए क्या करना चाहिए? अगर मेरे पास में नहीं है वहाँ की वो तो मैं मना कर सकती हूँ? ऑफ कोर्स मैम, देखो आप जब आप कोई काम कर रहे हो ना, जैसे कि चाहे कोई मान लो जैसे आप पॉडकास्ट करो नॉर्मली, आपकी लैंग्वेज समझाता हूँ, पॉडकास्ट करो। अभी अगर कोई आपको बोल दे कि यहाँ पे आप स्टैंड अप कॉमेडी करो, आपके लिए नर्वस हो जाएगा और आपकी फील्ड नहीं हो रही है। जैसे इमिग्रेशन में अपनी फील्ड होती है मैम, कोई पर्टिकुलर स्टडी वीज़ा कर रहा है, कोई पर्टिकुलर वर्क परमिट कर रहा है, कोई अगर दोनों भी कर रहा है तो पर्टिकुलर छोटी छोटी चीज़ें कर रहा है, बट वो श्योर है कि मैं काम करके दूंगा, राइट। उसमें वो नहीं करेगा, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। तो पर्टिकुलरली अपनी 4 चीज़ें जो भी हैं वो चूज़ करो, डीप नॉलेज लो उसके बारे में और वही करो। उस प्रोडक्ट जब आपको मिल जाएगा उसके लिए क्लाइंट ढूंढना है, क्लाइंट के लिए प्रोडक्ट नहीं ढूंढना है। तो कभी कभी क्लाइंट को ना बोलना भी हमें भारी पड़ जाता है। भारी नहीं पड़ जाता मैम, ज़रूरी है। अगर आप एक काम कर रहे हो ना, आपने 100 कामों को ना किए, तब वो आप एक काम कर रहे हो और अच्छे वे में कर रहे हो, है ना। जब आप एक काम को 100 बार कर ले तो कितनी परफेक्शन आ जाती है, राइट। रादर देन कि 100 काम करो और उसमें कुछ पता ही नहीं। क्योंकि मैंने बहुत स्टार्टिंग में काफ़ी टाइम पहले एक चीज़ पढ़ी थी, आप वो काम शुरू ही मत करो जिसको आप 10 साल के लिए कंटिन्यू नहीं कर सकते। और मैंने 10 साल के लिए कंटिन्यू किया तो आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ। राइट। कब की थी आपने शुरू? मैं अपनी जॉब से कंसीडर करता हूँ, ये एक्सपीरियंस है ना मैम। 2016 से मैं इमिग्रेशन में हूँ, तो वो मैंने शुरू किया है और अभी तक यहाँ तक सस्टेन किया है। कभी भी दिमाग ख़राब हो सकता है, बड़ी चीज़ें आती हैं, कभी एयरपोर्ट से फ़ोन आ जाता है कि ये हो गया, वो हो गया, कभी ये आ गया, कभी बच्चा मना कर गया, कभी एम्प्लॉयर ने काम करने से मना कर दिया, कुछ भी हो सकता है। बट वो चैलेंजेस को सस्टेन तभी किया जा सकता है कि जब आपका डिसीजन है कि मेरे को लॉन्ग टर्म ये करना है। मैंने कभी कभी आपको ये देखा है, जब भी वैसे तो कंटिन्यू बात नहीं होती, लेकिन कभी अगर आपको कॉल किया गया तो आप हमेशा बिजी रहते हो। मैम हो सकता है कभी बिजी होते हैं, लेकिन मैं कॉल बैक ज़रूर करता हूँ। हाँ, नहीं बिजी रहते हो, इसका मतलब मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप अपने काम में इतने डूब जाते हो। मैम देखो, जब मेन बात होती है उसमें जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत हाई ऑब्जर्वेशन होती है है, आपको लेके, राइट। रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी हाई हो जाती है, क्योंकि जब आप किसी का काम करवा रहे हो, उसके सारे ड्रीम्स, उसकी फैमिली के ड्रीम्स उसने सबको बता दिया होता है। मेनली पंजाब में जब वीज़ा आता है तो ढोल लेके आते हैं कई बार कि वीज़ा आया किसी का, राइट। तो बड़े इमोशंस होते हैं, तो उस इमोशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारे पास होती है, तो उसके हल्के में नहीं लिया जा सकता कि है। अगर मैं अवेलेबल नहीं हूँ, बाई चांस अगर आप क्लाइंट हो और मैं अवेलेबल नहीं हूँ, तो मेरी टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है ऑफिस में ना। टीम स्ट्रॉन्ग का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि वो एथिक्स जो मैंने फॉलो किए, मैंने हमेशा वो डिलीवर करने की कोशिश की है कि वो हम लोग उनको डिलीवर करें कि एक कॉल इंपॉर्टेंट है। हाँ, अननेसेसरी कॉल भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि एक बच्चा हो, एक कैटेगरी होती है बच्चे की जो जिस दिन आपको कॉल कर दिया, जिस दिन आपको उसने बोल दिया प्रोसीड कर दो, उसका हर दिन 10 कॉल करेगा, उसकी बात नहीं कर रहा मैं। बात उसकी कर रहा हूँ जो फॉलोअप लेते हैं, और ज़रूरी है हमें बताना कि किस स्टेज पे आपका प्रोसेस चल रहा है। ओके। रूस, सिंगापुर, मॉरिशस स्टडी वीज़ा का लगभग खर्चा कितना आता है? देखो मैंने लिख के इसलिए लेके आई हूँ ताकि कुछ चीज़ें भूली ना जाए और लोगों को जो इन्फॉर्मेशन है वो सही इन्फॉर्मेशन जाए। बिल्कुल मैम, करेक्ट है। देखो मैम, खर्चे के लिए डायरेक्टली अगर बात करें, रशिया की बात करें, रशिया में ना MBBS होती है, राइट। MBBS के अलग खर्चे हैं, वो जो कॉलेज की फ़ीस होती है। बट नॉर्मली रशिया में जो MBBS है 6 साल की होती है, 5 से 6 साल की होती है, इसमें आपको टोटल 20 to 25 लाख रुपीस में आपका पूरा 5 से 6 साल में आपकी MBBS कंप्लीट होती है, जो कि इंडिया में 25 लाख रुपए में पूरा MBBS कंप्लीट हो सकता है। हाँ, और इंडिया में वही खर्चा अगर वैसे नॉर्मली करना हो तो 1-1.5 करोड़ के करीब आ जाता है। और अगर मैं पर्टिकुलर जिसमें हम डील करते हैं मेजरली रशियन लैंग्वेज कोर्स के होते हैं, क्योंकि उस पर बहुत ये चीज़ें चलती, फ्रॉड चलती। किसी ने 7 लाख रुपए ले लिए, किसी ने 10 लाख रुपए लिए, किसी ने 9 लाख रुपए लिए। अगर जेन्युइनली अगर आपको हद जो जाना चाहिए कॉस्टिंग, क्योंकि रूबल के रेट बढ़े, डॉलर के रेट बढ़े, वो सारी बढ़ने के बाद भी अगर हद जाना चाहिए तो $3,500 जाना चाहिए, $3,500 के करीब। ये इंडियन करेंसी में बैठता है 3,40,000 के करीब। इसमें वीज़ा मिलता है 3 मंथ्स का, एक्सटेंशन होती है 9 मंथ्स की, ठीक है। सिंगापुर में जो है वो 8 से 10 कॉलेजेस हैं, ठीक है। ऑल स्टार्ट विद नॉर्मल, मैं बता रहा हूँ, 4,000 सिंगापुरियन डॉलर से लेके 6500 सिंगापुरियन डॉलर के खर्चा आता है। मतलब अगर इंडियन करेंसी में अगर मैं बात करूँ तो ये जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा 3,10,000 रुपये से लेके 4.5-5 लाख रुपये तक। जितनी ज़्यादा फीस है उतनी कॉलेज की वही है कि अकाउंटेबल है, वीज़ा के सक्सेस रेशो उतना ज़्यादा होता है कि गवर्नमेंट की नज़र में वो चला रहे हैं कि अच्छा कॉलेज चला रहे हैं। और वो आगे सिर्फ पाथवे होता है। अगर सिंगापुर में आप जा रहे हो तो अच्छा प्रोसेस, जैसे मैंने रशिया के बारे में बताया, सिंगापुर में भी मैम गलत अप्रोच करते हैं लोग।
हाँ, गलत अप्रोच ये है। सिंगापुर छोटी सी कंट्री है। मैं हिमाचल से आता हूँ। हिमाचल की जो पॉपुलेशन है वो है अभी समवेयर अराउंड 80 लाख के करीब है अभी। सिंगापुर की 59 लाख है कंट्री की, एक छोटी सी कंट्री है बट वेरी स्ट्रॉन्ग कंट्री है, वेरी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, सब कुछ अगर हम बोल सकते हैं ना तो बहुत रिच कंट्री में माना जाता है। पासपोर्ट फर्स्ट या फिर सेकंड रैंक पे हमेशा रहता है सिंगापुर का, फर्स्ट पे रहेगा, सेकंड पे रहेगा जापान, और इसमें हमेशा होल्ड रहती है, राइट। तो लोग वहाँ पे जाते हैं क्योंकि नॉर्मल, मैंने जैसे आपको बोला सिंगापुर रशिया में इतना बच्चा कमा लेता है। अगर हेल्पर की डिश वॉशिंग भी अगर कोई बच्चा कर रहे हैं तो 1.25 लाख रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए सैलरी होती है सिंगापुर में, राइट। तो वही गलत अप्रोच लोग करते हैं कि स्टूडेंट वीज़ा पे जाएंगे, वहाँ पे जाके काम करेंगे, क्योंकि उसमें होता है 6 मंथ स्टडी होती है आपकी, 6 मंथ इंटर्नशिप आपको कॉलेज लगा के देता है, जॉब लगा के दे रहा है कॉलेज आपकी। 6 मंथ आपको होटल मैनेजमेंट का या फिर जो भी है कोर्स करवाएंगे। बट सही अप्रोच ये है कि आप जाओ, पर्टिकुलरली लीगली अलाउड नहीं है 6 मंथ स्टडी करना जब आपकी स्टडी, लेकिन लोग करते हैं, राइट। 90% लोग करते हैं, विच इज़ नॉट गुड। और उस टाइम पे मत करो, अच्छे से पढ़ो। उसका जब इंटर्नशिप है अपने आप को प्रूव करो। अगर 6 महीने में आपने अच्छे से प्रूव कर लिया, क्योंकि किसी एम्प्लॉयर के अंडर काम करो, एम्प्लॉयर आपको एस पास ई पास निकाल के देता है। बिल्कुल। अगर एस पास ई पास वर्क परमिट निकाल के दिया तो आपकी सैलरी 1-1.5 लाख रुपये आराम से बनेगी आपकी, और सस्टेन कर सकते हो, क्योंकि PR वगैरह सिंगापुर नहीं देने वाला। और वैसे मॉरिशस है, बेस्ट ऑप्शन है मॉरिशस। मॉरिशस में खर्चा, जैसे मैंने आपको सिंगापुर का बता दिया, मॉरिशस में क्या होता है कि मॉरिशस में तो ऑफर लेटर पे ही 3.5 लाख रुपए लिख के आता है, राइट। उस पर भी हम लोग क्या है कि 1000-1200 की स्कॉलरशिप दिलवा देते हैं, तो यही कॉस्टिंग 2.5 लाख रुपए के करीब आती है। अब 2.5 लाख रुपए में आप बोलोगे 2.5 लाख रुपए 1 साल की फीस है, बट फिर भी इंडिया में भी इतना खर्चा आ जाता है नॉर्मल। बिल्कुल आ जाता। बट इसमें क्या बेनिफिट्स हैं, 2.5 लाख रुपए में बच्चे की 1 साल की फीस जाती है, 1 मंथ की अकोमोडेशन होती है, एयरपोर्ट पिकअप होता है, बट वहाँ पे लीगली थोड़ा बहुत वो जॉब कर सकता होता है, 40-1 हज़ार रुपये वो बना लेता है, और वो इंटरनेशनल डिप्लोमा तो है ही अब उसके पास। तो जब ये लोग रहने जाते हैं तो वहाँ रूम लेते हैं क्या? ऑफ कोर्स वो उसका लिविंग अपना स्टैंडर्ड खर्चा है, है। मतलब कि देखो, हाँ किस जो फाइनेंशियल फैमिली से वो स्टेटस से बिलोंग कर रहा है वो डिपेंड करता है। अच्छा, बाय द वे कोई रिच है तो वो अपने लिए रूम लेगा। ऑफ कोर्स। तो ये जो बताया आपने खर्चा 25 लाख रुपया, ये केवल आपका एजुकेशन का हाँ, फीस वगैरह है? फीस का बता रहा हूँ मैं, उसका लिविंग कॉस्ट का नहीं है। लिविंग का नहीं? लिविंग कॉस्ट नहीं। और अगर लिविंग का कॉस्ट क्या होता है? रशिया में अभी पहले 10-1 हज़ार रुपये में हो जाता था, अब रशिया में जो लिविंग कॉस्ट है वो 15 से लेके 30 हज़ार रुपये के बीच में पड़ रही है, जिसमें आपका एकोमोडेशन होता है। एकोमोडेशन में शेयरिंग एकोमोडेशन भी होते हैं, 10-10 लोग रहते हैं, बंकर बेड्स होते हैं, राइट। और सिंगापुर में ज़्यादा है, 300 से लेके $500 तक उसका सिंगापुरियन डॉलर का खर्चा आ सकता है। और मॉरिशस में कम है, मॉरिशस में 5 से 10, मतलब कि हद मार के 5 से लेके 15 हज़ार रुपये के बीच में उसका खाना पीना रहना हो जाता है। एक महीने का? सबसे महंगे सिंगापुर पूरे साल? हाँ, पूरे महीने का बोल रहा हूँ। पूरे महीने? हाँ, बट सिंगापुर का सबसे कॉस्टली है। पैसे भी वैसे दे रहे हैं। तो लोग फिर भी जैसे वर्क के लिए क्यों इंटरेस्टेड होते हैं? वर्क के लिए क्यों इंटरेस्टेड होते हैं? क्यों, उनको काम करना होता है? नहीं, काम तो होता है ज़्यादा पैसे के लिए। ऑफ कोर्स मैम, आप देखो ना, क्या वो सेटिस्फाई होते हैं उससे? देखो, रॉन्ग एक्सपेक्टेशन वाला कभी नहीं होने वाला, पहली चीज़ है ना। और दूसरी चीज़ होती है, यहाँ पे अगर कोई बच्चा है, मान लो मैं HM कैटेगरी हूँ, HM कैटेगरी का हम लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, हिमाचल में हॉस्पिटैलिटी का बहुत अच्छा बच्चा होता है, माना जाता है हॉस्पिटैलिटी के लिए हिमाचल। तो हम जब बच्चा किसी को जैसे एक बच्चे ने डिप्लोमा किया अभी चंडीगढ़ में, वो 1 साल काम किया, उसने 15,000 रुपये सैलरी मिल रही है, उसको 15 से 20, 20 से 30 पहुँचने में 4 से 5 साल लगेंगे अगर वो जॉब चेंज करेगा, राइट। लेकिन अगर वो गल्फ में चला जाता है, अब देखना मैम फाइनेंशियल आपको पता चलेगा कि रीजंस क्या होते हैं। अगर वो गल्फ चला जाएगा, दुबई, कतर, कुवैत, बहरीन, ठीक है, उसमें अगर वो चला जाएगा तो उसकी सैलरी जो है वो 28,000 रुपये से लेकर 40,000 रुपये चली जाएगी। ओके। खाना पीना रहना फ्री है, ठीक है, होटेलियर्स के लिए बेनिफिट। उसके बाद अगर ये बच्चा वहाँ से आ गया वापस 2 साल बाद, 40-50 हज़ार रुपये ले रहा था, फिर ये बोलेगा मैं अब गल्फ नहीं जाऊँगा, मैं यूरोप जाऊँगा। अब यूरोप अपने में ही बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर आप यूरोप की बात करो तो लोगों को पता भी नहीं है कि मेरे को यूरोप जाना, फ़ोन आएगा यूरोप जाना है, यूरोप में कहाँ जाना है, यूरोप जाना है। अच्छा। वो उसको लगता है कि यूरोप कोई कंट्री है, बट यूरोप कॉन्टिनेंट है, ठीक है। अगर वो उसमें नॉन शेनिगन कंट्रीज में जाएगा तो उसमें उसकी सैलरी हो जाएगी 50 से लेकर 70 हज़ार रुपये के बीच में। ओके। नॉन शेनिगन कंट्रीज़ के, सर्बिया, मोल्डोवा, मैसेडोनिया, बेलारूस टाइप। और अगर वो शेनिगन कंट्रीज में चला गया, इंटरव्यू क्लियर कर लिया उसने, तो उसकी सैलरी 90,000 रुपये से लेकर 2.5 लाख रुपये तक जा सकती है। ओके।
तो इसलिए लोग स्विच कर रहे हैं स्विच इंडिया कर रहे से। हैं इंडिया से। क्यों ना करें मैम, क्यों इट ना इज़ ओके। जब मेरे पास काउंसलिंग के लिए कोई आता है ना, मैं पहली लाइन ये बोलता हूँ कि इफ़ यू आर अर्निंग गुड, अगर आप इंडिया में 50,000 रुपये 1,00,000 रुपये कमा रहे हो, जो भी लाइफस्टाइल आप मेंटेन कर रहे हो, तो मत जाओ इंडिया से बाहर। इंडिया से बेस्ट प्लेस नहीं है हाँ। रहने के लिए, हर एक चीज़ अवेलेबल है, राइट। लेकिन अगर आपको पैसा कमाना है तो फिर रुको मत, फिर चले जाओ और पैसा कमा के वापस आ जाओ। आपकी फेवरेट कंट्री? मेरी फेवरेट कंट्री में ऐसा कुछ नहीं, बट यूरोप अच्छा है सेटलमेंट के लिए, अभी भी ऑप्शन खुले हुए हैं, क्योंकि यूरोप काफ़ी अच्छा है। मतलब इस कनाडा और यूके वगैरह के अगर कंपैरिजन में दूँ, पहले बहुत क्रेज़ होता था इनका, अब वो सारा जो रश है वो मूव हो रहा है यूरोप की तो यूरोप आपके फेवरेट है? कंट्री। अधिकतर जो हाँ जो स्टूडेंट होते हैं, सॉरी जो वर्क परमिट वाले होते हैं, वो कहाँ के लिए इंटरेस्टेड होते हैं, किस वाली कंट्री के लिए? मैम अच्छा क्वेश्चन है ये। एक्चुअली में ना इस क्वेश्चन के ना दो पहलू हैं, इंटरेस्टेड होना और एलिजिबल होना। हाँ। समझ रहे हो? मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरे को आज ये चाहिए, क्या मैं उस चीज़ के लिए एलिजिबल हूँ? राइट। तो इंटरेस्टेड हो, वो तो फ़ोन आता है मैम हमें कि हाँ जी, क्या कहाँ से बात करो, यहाँ से बात करो, कितनी एज है, 22 साल, कहाँ जाना है, यूरोप, काम आता है, कुछ नहीं आता। तो अब क्या कैसे भेजोगे आप यूरोप उसको? पैसे कितने स्पेंड कर सकते हैं? वही 50,000 रुपये 1,00,000 रुपये नहीं होता मैम, अलग अलग। क्योंकि पता क्या था, पहले के टाइम पे जो एम्प्लॉयर्स थे वो पैसा नहीं लेते थे, एम्बेसीज पैसा लेती थी, एजेंट्स पैसा लेते थे। आजकल इंडियंस ने वहाँ पे जाके बिजनेस जब डेवलप किए, वहाँ पे लोगों ने कंपनीज बिल्ड की, तो दे आर वेरी अवेयर। जो भी एम्प्लॉयर्स हैं वो अवेयर हैं कि ये एजेंट हैं, ये इन्होंने बच्चों से पैसा लेना, तो वो भी पैसा ले रहे हैं। जो एम्प्लॉयर है, वो एम्प्लॉयर क्यों नहीं चाहेगा कि मेरे पास अगर कोई बच्चा आ रहा है, उसकी 3 महीने की सैलरी मैं इसी से ले लूँ? समझ रहे हो आप? तो इस वजह से जो रेट्स हैं वो बढ़ते जाते हैं, मतलब इमिग्रेशन में ये बहुत बड़ा रीज़न होता है, हमारी गलती की वजह से। और स्टूडेंट के लिए सबसे स्टडी के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा कौन सी कंट्री? इट ऑल डिपेंड कि उसके फाइनेंशियल कैसे हैं, ठीक है। अगर तो आपका बजट जो है वो 2.5 से लेके 4 लाख के बीच में, तो रशिया, सिंगापुर, मॉरिशस कुछ भी चूज़ कर लो, बेस्ट है आपके लिए, राइट। अगर आपका बजट है 5 लाख से लेके 10 लाख रुपए के बीच में, यूरोप जाओ, बेस्ट है। यूरोप में आपको बेस्ट ऑप्शन मिल जाएंगे, बट आपको इंटरव्यूज़ देने पड़ेंगे, एम्बेसी इंटरव्यूज़ होते हैं उसमें, ठीक है। अगर उसका ज़्यादा बजट है या फिर आप लोन ले सकते हो, तो यूके, कनाडा वगैरह ऑप्शंस खोलें। इट ऑल डिपेंड्स कि हाँ भी बच्चे आप स्टूडेंट को ये राय देते हो कि मतलब बाहर की कंट्री जाना ठीक है? मैम देखो, मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि मैम देखो, कंट्री जैसी कोई चीज़ नहीं होती। अगर आप थोड़ा सा प्यार मोहब्बत वाले इंसान हो, तो मैं मानता हूँ कंट्री जैसी कोई चीज़ नहीं होती। एक पूरा जो वर्ल्ड है ना, हम इकट्ठा रह रहे हैं, राइट। तो कंट्री जैसी चीज़ तब हो जब ये लाइन आपने अच्छी बोली। नहीं, लाइन नहीं, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मतलब जब आप पैसा कमा रहे हो, नॉर्मल सी चीज़, जैसे मैं हिमाचल से हूँ, राइट। हिमाचल से बाय बस दिल्ली आने में 8 से 10 घंटे लगते हैं, क्लियर। अगर कुछ भी इमरजेंसी हो, 8 से 10 घंटे मेरे को लगेंगे घर पहुँचने में। अगर मैं दुबई में जॉब कर रहा हूँ, दुबई से अमृतसर में जो फ़्लाइट लैंड होती है वो 3.5 घंटे में लैंड होती है, और वहाँ से 2.5 घंटा मेरे कांगड़ा पहुँचने में लगेगा। तो वही है कि 7-8 घंटे में पहुँच गया। तो डिफरेंस क्या, मैं दिल्ली जॉब कर रहा हूँ या फिर दुबई जॉब कर रहा हूँ, राइट। तो मैं सजेशन ये है कि तुम्हारा दिल क्या बोलता है, और जहाँ पे तुम रह रहे हो वो अच्छा इन्वायरमेंट तुमने क्रिएट किया है कि नहीं किया है। कितने अच्छे वीडियोस आते हैं मेरे पास। सिविक सेंस पे तो हम लोग बात करते हैं कि इंडियंस ये करते हैं वो करते हैं, बहुत अच्छे वीडियोस भी आते हैं मैम, जहाँ पर इंडियंस को अप्रिशिएट किया जाता है कि हाँ भाई यार ये अच्छा काम करते हैं, नाइस पीपल। जैसे लंगर वगैरह के लिए बोला जाता है कि वहाँ पे इतने लंगर होते हैं, बट सेम दुष्ट बोलता हूँ मैं वैसे लोगों को, ऐसे लोग भी हैं जो गलत काम कर रहे हैं। वो इंडिया में रह के भी खराब कर रहे हैं, बाहर भी चल जाएंगे खराब है, दुनिया गोल है। वो यहाँ पे रहें चाहे बाहर रहें, खराब करेंगे। और बाहर जाने में कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए अगर पैसा कमाने का पर्पस है तो जैसे अभी बताया आपने कि सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड यूरोप के लिए होते हैं, और अगर आप भी सजेस्ट करें किसी को, तो आप यूरोप को ही सजेस्ट करते हो। तो यूरोप में मतलब है क्या यूरोप? सबसे पहले तो ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि लोग क्या करते हैं, जैसे दिल्ली है तो गुड़गांव को भी दिल्ली है, एनसीआर पूरा एनसीआर को भी दिल्ली है, मतलब नोएडा भी दिल्ली है, नोएडा भी दिल्ली है, सब दिल्ली है। तो क्या यूरोप भी ऐसा ही है? मैम यूरोप पता क्या है, ये एजुकेशन की बात करता हूँ मैं। जब हम वीडियोस बनाते हूँ, जैसे देवभूमि इमिग्रेशन हमारा यूट्यूब चैनल है ना, उस पर जब मैं कोई वीडियो डालता हूँ ना, हमारी अवेयरनेस वीडियो इसीलिए होता है कि लोग एजुकेट हो। अगर एजुकेट हो तो आपको मैम गलत कर मतलब बहुत मुश्किल हो जाएगा, आपके हाथ कोई गलत करे, राइट। तो यूरोप पहले समझ लेते हैं। यूरोप कॉन्टिनेंट है जिसमें 44 कंट्रीज आती हैं, ठीक है। 44 कंट्रीज का एक ग्रुप है, जैसे एशिया है वैसे 44 कंट्री का एक ग्रुप है, जिसमें से
29 कंट्री का शेनिंगन है। शेनिंगन के बारे में पता है आपको? बता दो, ऐसे कई लोगों को नहीं पता होता है। शेनिंगन एक जोन है जो साइन हुई थी, एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, लग्जमबर्ग करके एक कंट्री है, ठीक है, उसमें एक शेनिंगन नाम का एक शहर है, वहाँ पे एक एग्रीमेंट साइन हुआ था 1985 में, जहाँ पे उन्होंने अपने बॉर्डर्स ओपन किए थे। बॉर्डर्स ओपन करने का मतलब था कि कुछ एक कंट्री ने बोला कि यूरोप में अगर कोई आ गया तो सेम मतलब एक ही वीज़ा पे वो ट्रैवल कर सकता है, राइट। तो उस टाइम पे जब स्टार्ट हुआ था, और अभी के टाइम पे 29 कंट्रीज़ हैं। पहले 26 कंट्रीज होती थी, उसके बाद उसमें रोमानिया ऐड हुआ है, बुल्गारिया ऐड हुआ है और क्रोएशिया ऐड हुआ है। तो टोटल 29 कंट्रीज़ हैं। इन 29 कंट्रीज़ की ब्यूटी ऐसी है, आपने सारी बड़ी कंट्रीज़ के नाम सुने होंगे, जर्मनी, पोलैंड, पुर्तगाल, इटली, लातविया, लुथेनिया, नेदरलैंड, आयरलैंड, ग्रीस, ये सारी शेनिंगन कंट्रीज़ हैं। इसमें अगर आपने एक वीज़ा ले लिया, स्टिकर वीज़ा होता है आपका, अगर वो आपने वीज़ा ले लिया, चाहे वो स्टडी वीज़ा है, टूरिस्ट वीज़ा है, चाहे वर्क वीज़ा है, तो आप 29 कंट्रीज बिना किसी वीज़ा के घूम सकते हो उसी एक वीज़ा पे। ओके। ये है शेनिंगन कंट्रीज, राइट। उसके बाद जो बच गई जो रेस्ट कंट्रीज बची हैं वो नॉन शेनिंगन कंट्रीज है, लाइक साइप्रस है, बेलारूस है, आपकी सर्बिया है, ये नॉन शेनिंगन कंट्रीज हैं। इसमें जो पे स्केल है वो थोड़ा सा कम रहता है शेनिंगन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर शेनिंगन से हम कंपेयर करें तो थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क है। और हाईएस्ट पेइंग जो कंट्री है वो लग्जमबर्ग है, जिसके नाम पे इमिग्रेशन में सबसे ज़्यादा फ्रॉड होता है। ओके, मतलब ये जानकारी ज़रूरी होनी चाहिए हर ऑफ व्यक्ति कोर्स के मैम, लिए। लग्जमबर्ग पे मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी, देखो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता अपने वीडियोस पे ज़्यादा व्यूज़ आए, कमेंट आए, क्योंकि वो एजुकेशन वीडियो है। ये चीज़ मैंने देखी है आपको कि आप नॉलेजेबल कंटेंट डालते हो, आपको व्यूज की किसी भी चीज़ की कोई वो नहीं रहती। ऑफ कोर्स मैम, जिसको चाहिए होगा ना वो लेने आएगा मैम, वो ये एंटरटेनमेंट नहीं, अगर एंटरटेनमेंट पे बनाऊंगा 1 मिलियन दो व्यूज़ आएंगे, चैनल है वो आपके, फ्री पर है, दोनों ही चैनलों में बहुत अच्छी अच्छी जानकारी है। राइट। तो उस पर वो इसीलिए मैम, जब लग्जमबर्ग पे वीडियो बनाई थी तो उस टाइम पे आज से 1.5-2 साल पहले बनाई थी, 20,000 व्यूज़ आए थे, और हमें हर दिन 100-150 कॉल आते थे कि सर हमारे को तो ऐसा बोला, सेम आपके वाली लाइन बोली उन्होंने। लग्जमबर्ग क्या है, आप लग्जमबर्ग समझो, लग्जमबर्ग छोटी सी कंट्री है, 7 लाख की पॉपुलेशन है, सिर्फ 7 लाख की पॉपुलेशन, 6 से 7 लाख हो गई, बॉर्डर शेयर करता है जर्मनी वगैरह के साथ। तो वहाँ का पे स्केल बहुत हाई है मैम। 150 बेस्ट जो बैंक्स हैं वहाँ पे अवेलेबल है, बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं वहाँ के, और हेल्पर कैटेगरी के पर्सन भी 2.5 लाख से लेकर 4 लाख रुपए वहाँ पे कमाता है, ठीक है। तो लोगों ने बोला कि तो जब वो रील में चल गया कि लग्जमबर्ग दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री, तो लोगों ने रील देखी और लग्जमबर्ग जाएंगे, एलिजिबिलिटी तो चेक कर लो। अच्छा, तो उसके बाद ऑफिस खोले कि यहाँ सबसे ज़्यादा सैलरी है, अब यहाँ जाना यहाँ है। जाएंगे, एलिजिबिलिटी नहीं चेक करेंगे अपनी। तो उसके बाद इमिग्रेशन ऑफिस खोले। एलिजिबिलिटी है क्या? एलिजिबिलिटी में उसके लिए सबसे बड़ी क्या? बात है कि लग्जमबर्ग में इंडियंस को वर्क परमिट नहीं मिलने वाला। क्यों? रीज़न है क्योंकि रीजन लग्जमबर्ग क्या में है? सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है लैंग्वेज। उनकी लोकल लैंग्वेज चाहिए, नहीं है तो जर्मनी की लैंग्वेज चाहिए या फिर फ्रेंच चाहिए, कोई लोकल यूरोपियन लैंग्वेज आनी ज़रूरी है, रेदर देन कि आप इंग्लिश नहीं मानते वहाँ पे लोग, राइट। तो इंग्लिश मानते हैं बट बड़े पर्टिकुलर लेवल पे, और 7 लाख की पॉपुलेशन है, उनको कितने ही लोग चाहिए होंगे मैम, और कितने ही लोग चाहिए होंगे इंडिया से। जब वो वही है कि हमारे देश में अगर कोई काम करने वाला हो, नेपाली आ सकते हैं काम करने वाले, नेबर कंट्रीज है, राइट, आते हैं काम भी करते हैं, राइट। हम भी कई नेपाली इंडियन नेपाल में जाके काम करते हैं, मील्स हैं जो भी हैं ना। तो वैसे ही वहाँ पे लग्जमबर्ग में होता है, इतनी ज़रूरत नहीं है वहाँ पे, इतने सारे लोगों की ज़रूरत है। और क्या बोलते हैं पता है आपको, लग्जमबर्ग में कॉल आती है बच्चों को, हाँ जी लग्जमबर्ग के लिए आपने क्वेरी दी थी, हाँ जी कितनी सैलरी होगी जी मेरी, होगी जी क्यों नहीं होगी, 2.5 लाख रुपये सैलरी होगी आपकी, ओके। तो मेरा खर्चा कितना आएगा, आपका खर्चा आएगा 1.5 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, तो इतने तो नहीं मेरे पास, कोई बात नहीं, 50,000 आप इधर दे देना, 1 लाख रुपये आपकी सैलरी से काट लेंगे। और ये वाला सबसे बड़ा फ्रॉड होता है, इमिग्रेशन में कभी भी ऐसा नहीं होता है। और बड़े ज़्यादा प्रोसेसेस में ये बोली जाती है कि ऑफर लेटर पे यहाँ पे दे देना, बाकी सैलरी से काट लेंगे। कोई इमिग्रेशन आपको कभी एम्बेसी बोलेगी कि आप वीज़ा देते हैं आपकी सैलरी से काट लेंगे, ये चीज़ है। तो ये लोग फंस जाते हैं हर जगह कहीं ना कहीं कट लगता है आप पे। मैम देखो वही है कि अवेयरनेस होना ज़रूरी है, मैं उनको बेवकूफ़ नहीं बोल रहा मैम, वो बड़े इमोशनल से लोग होते हैं, और कोई अनएजुकेटेड जो बंदा है वो बेवकूफ़ नहीं होता, उसका नॉलेज नहीं है शायद। इंसान ना अपने साल भर का शेड्यूल बना के जाता है कि साल भर में इतना पैसा कमाऊंगा, वो लिख के रखता है वो मैम कि मैं इससे उठा नहीं होते मैम। अब जो भी वर्क परमिट मैंने आज तक भेजे मैं लिख के दे सकता हूँ, 80% लोगों के पास पैसे नहीं थे, उसने उठा के लगाया था, और कितने 80% में से अपने जेवर वगैरह पता नहीं कैसे कैसे लगाया था, और उसके बाद गलत हो जाता है उनके साथ, तो हमें दुख होता है। और कुछ चीज़ें ऐसे होती है सर, मैंने कई बार ऐसा सुना कि यहाँ से लोग जाते हैं होटल के बिया पे और वहाँ उन्हें झिंगूर वगैरह या कीड़े उड़े बेचने के लिए लगा देते हैं,
ये सच बात मैम है क्या? ये पता होता है, आप ठीक बोल रहे हो, ये पता कैटेगरी कौन सी है जो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं गलत वे में। इन मतलब ये बच्चे गलत हैं, यहाँ पे एजेंट गलत नहीं मैम। एजेंट कोई चीज़ बेच रहा है, देखो फॉर एग्जांपल मैं पॉइजन बेच रहा हूँ, आप खरीदो, आप गलत हो मैम, राइट? मैं तो बेच रहा हूँ, मेरी तो दुकान है, तो उनकी गलत करने की दुकान है। अच्छा। अब वो बता भी रहे हैं आपको कि तू यहाँ से डोंकी मार के जाएगा, यहाँ पे उतरेगा, फिर यहाँ से ऐसे जंगल तेरा, आपको पता है सिर्फ 5% चांसेस भी नहीं होते उनके कि पहुँचेंगे वो, बट फिर भी वो रिस्क पे जाते हैं डोंकी मार के, राइट? और दूसरे वे में जो आप बोल रहे हो कि यहाँ पे भेज देते हैं, वहाँ पे कुछ और करवाते हैं, वो तब होता है मैम जब आप किसी कंट्री में टूरिस्ट वीज़ा पे जा रहे हो और वहाँ पे जाके काम पे लग जा रहे हो, गलत वे आप चूज़ करो। वर्क परमिट है मैम, मैं ये नहीं बोलता कि देवभूमि इमिग्रेशन गवर्नमेंट अप्रूव है, आप मेरे से ही काम करो, आप चेक करो। अगर आपने वर्क परमिट करना है तो एटलीस्ट आप उनसे करो, वर्क परमिट का काम उससे करो जो MEA अप्रूव है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने लाइसेंस दे रखा है, इतने लोग लाइसेंस होल्डर हैं, वो आपको गलत नहीं करेंगे। बट आपको एक रियल टाइम एग्जांपल बताऊँ, मेरे ऑफिस में ना एक लड़की हायर की थी हमने, तो वो किसी फ्रॉड ऑफिस में काम करती थी, ठीक है? उसकी एनरोलमेंट होती थी 15 से 20 एनरोलमेंट्स होती थी उसकी, राइट? हमारे ऑफिस में आए तो हम तो बहुत खुश हो गए, यार एनरोलमेंट्स करेगी, वेरी गुड, अच्छी है, काउंसलर है, बढ़िया तगड़े। 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, 3 महीना, 1 एनरोलमेंट, 2 एनरोलमेंट, 3 एनरोलमेंट्स। तो मैंने उसको बिठा के पूछा, मैंने बोला कि क्या दिक्कत क्या है इसमें, मतलब तू पिछले ऑफिस में 15-20 एनरोलमेंट करती तो फ्रॉड थी, अब तो सही कर रही है, अब तो ज़्यादा होनी चाहिए, अब तो 40 हो जानी चाहिए। बोलती सर यही वहम है आपको, क्योंकि जब हम लास्ट ऑफिस में काम करते थे ना, वो बोलता था USA जाना है, दे फाइल, यूरोप जाना है, दे फाइल, मतलब हम तो किसी को मना ही नहीं करते थे। तो यहाँ पे इंडिया में जो भी काम कर रहा है ना और लीगल काम कर रहा है, उसको ज़्यादा तकलीफ है, क्योंकि वो बताएगा, सब कुछ बताएगा, और सब कुछ बताएगा, आपको नहीं बचेगा कि भाई अच्छा 30,000 ही मिलेगी सैलरी दुबई में, मैं नहीं जा रहा। लेकिन अगर किसी ने फ्रॉड वाले ने बोला यार 80,000 रुपये दिलवाऊंगा तेरे को, उसने पैसे दिए, वहाँ पे गया, फिर वो वही काम हो रहा है जो आप बोल रहे हो, कुछ भी हो रहा है, बट फिर वो वापस आता है कि जो काम सोचा तो रियलिटी हिट करती है। उन लोगों को कभी ऐसा दर्द नहीं होता यार, हम कितना मतलब कितनी बड़ी गद्दारी है इंसान के साथ में कि आप किसी व्यक्ति को, तुम्हारे जैसे तो है ना वो, फिर वहाँ जाके आप किसी चीज़ में लगवा दे रहे हो। हम इस बारे में बात करना ही अलग चीज़ है, क्योंकि हम देखो किसी को हम लोग ठीक नहीं कर सकते, हम लोग, मैं एजुकेट करके किसी को बचा सकता हूँ कि तुम एजुकेट हो जाओ। आपकी जो एजेंसी है, हाँ जी, उसमें क्या ऐसे सर्विसिंग प्रोवाइड करते हो आप जिससे कि बिलीव हो जाए? बिलीव मैम देखो, सबसे पहली बात है कि हम लोग ये नहीं बोलते कि जैसे गल्फ़ के केस में अगर आपने वीज़ा लगाया ना, अगर मान लो आपका इंटरव्यू क्लियर कर लिया और आपका देर आर 99% चांस, मैं भी 99 बोल रहा हूँ, 1% चांस है कि कहीं ना कहीं पे गड़बड़ हो जाएगी, आपका मेडिकल इशू आ जाए, यहाँ पे एम्प्लॉयर ने प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया, वॉर हो गई, कुछ भी हो गया, 1% चांस से वीज़ा नहीं, वीज़ा आएगा, 99% है। बट अगर मैं यूरोप के लिए बोलूँगा ना, तो मैं बोलूँगा 80% चांसेस है कि आपका वीज़ा आ जाएगा। कई प्रोजेक्ट कैंसिल हो जाते हैं, कई बार रिजेक्शन आ जाती है, तो ये हम बता के चलते हैं। तो ये अगर बता के चलने, अगर जब मैं बताता हूँ ना, तो हमारी 50% रेशो कम हो जाती है। अगर मेरे पास 100 कॉल आई ना, वो 50 लोग मेरे को कॉल ही नहीं करेंगे, वो 50 लोग उन लोगों को कॉल करेंगे जिन्होंने ऐसे टेबल ठोक के बोला था कि हाँ जी हम करवा के देंगे, 100% करवा के देंगे। तो वो उसके बाद जाके फंस जाएंगे, क्योंकि वो तो सिर्फ टेबल ही ठोक रहा है, उसको पता नहीं है। राइट। 100% कुछ नहीं, इमिग्रेशन तो स्पेशली ये है। तो मतलब ये कह सकते हैं कि किसी को भी अगर स्टडी के लिए या बाहर वर्क परमिट के लिए बाहर जाना हो या घूमने के पर्पज़ से, तो वो आपसे संपर्क कर सकता है। घूमने के पर्पज़ से नहीं, हम वीज़ा दे सकते हैं, वीज़ा दे सकते हैं, बट हम ट्रैवल पैकेजेस में हम क्या करते हैं, हम लोग वर्क परमिट्स में डील करते हैं, यूरोप के वर्क परमिट्स में डील करते हैं, गल्फ़ के वर्क परमिट्स पे डील करते हैं। जो स्किल्ड कैटेगरी होती है उनको बहुत नॉमिनल से रेट पे भेजते हैं। जो स्किल्ड कैटेगरी होती है जैसे इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर हो गए, बहुत कम पैसे में बाहर भेजते हैं। होटलियर का बहुत अच्छा काम करते हैं हम लोग ऑल ओवर द इंडिया, चाहे आप शेफ़ हो, कॉन्टिनेंटल शेफ़ हो, अधिकतर यही लोग ज़्यादा बाहर जाते हैं। उत्तराखंड से बहुत बच्चे भेजे हुए हैं, उत्तराखंड से बहुत अच्छे, क्योंकि ठंडे इलाके के लोग होते हैं ना, ये हॉस्पिटैलिटी में ज़्यादा जाते हैं और प्रेफर्ड भी होते हैं। हमारे पास बहुत खुशी होती है, हम यूरोप या फिर गल्फ़ में ना लिखा होता है हिमाचली या फिर उत्तराखंड का प्रेफर्ड पर्सन, तो हाँ बड़ा अच्छा लगता है। तो ये वाली कैटेगरीज होती हैं, ड्राइवर होते हैं हमारे पास, बाइक राइडर्स होते हैं, ये कैटेगरीज में हम डील करते हैं। स्टडी वीज़ा में मैंने आपको बताया 2 तरीके के, दोनों तरीके में हम लोग डील करते हैं। ओके, ये भी हो सकता है कि मान लिया मैं यहाँ ड्राइविंग कर रही हूँ, तो फिर मैं उसके भी पे भी बाहर जा सकती हूँ। ऑफ कोर्स ड्राइवर की जॉब होती है ना मैम, वहाँ पे गल्फ़ में जो जॉब होती है 2 तरीके की जॉब होती है। मैं जैसे अभी इंडिया में काम कर रही हूँ, किसी भी उसमें उसमें कर रही हूँ, इलेक्ट्रिसिटी में कर रही हूँ, हाँ इलेक्ट्रिशियन मान लो आप, या मैं ड्राइविंग में कर रही हूँ, प्लम्बर कर रही हूँ, तो मुझे अगर मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ पे मुझे 10-15 हज़ार रुपये मिलते हैं, मैं ये चाहती हूँ कि मुझे ज़्यादा पैसा मिले, ठीक ठाक पैसे मिले,
तो उसके लिए मैं विदेश के लिए अप्लाई कर सकती हूँ आपके थ्रू? कर सकते हो मैम, लेकिन प्लीज़ अगेन मैं देखो, मेरे को किसी को भेजने में, क्योंकि वो ऑफ कोर्स बिजनेस स्टार्ट करता है बंदा, स्टेबिलिटी करता है, पैसे के लिए करता है, वो सारी चीज़ें हैं। राइट पर्सन, मेरा राइट पर्सन वो है जो एलिजिबल है, जिसका गलत माइंडसेट नहीं है। अगर आप इंडिया में 10-15 हज़ार रुपये कमा रहे हो, अगर आप ओके 25 से 35 हज़ार रुपये मैं कमाऊंगी गल्फ़ में, ये गल्फ़ की सैलरी, एक इलेक्ट्रिशियन अगर यहाँ पे इंडिया में 10 से 15 हज़ार रुपये कमा रहा है, तो वो गल्फ़ में 25,000 रुपये से लेके 35,000 रुपये के बीच में कमाएगा। एकोमोडेशन फ्री होती है, फूड नहीं होता, ठीक है। लेकिन यही अगर यूरोप में चला जाएगा, नॉन शेनिंगन कंट्रीज में 50 से 60 हज़ार रुपया, शेनिंगन कंट्रीज में वही 1.5 से लेकर 2 लाख रुपये कमाएगा। तो उसके लिए एलिजिबल होना जरूरी है। मैं ये चीज़ें इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग रहते हैं कि जो अलग तरीके की एजेंसियों में जुड़ जाते हैं, तो एक करेक्ट एजेंसी उनको देना ज़रूरी है। अगर हम किसी ऐसे प्लेटफॉर्म से हैं कि जहाँ पे हम जानकारियाँ पहुँचा सकते हैं लोगों तक, तो हमें एक मतलब ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम आप तक उन्हें पहुँचाएं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये चीज़ें होनी चाहिए प्रमोट, अगर आपके पास में अच्छा प्लेटफॉर्म है तो वो प्रमोट होनी चाहिए। ऑफ कोर्स मैम, हम भी यही मुझे तो आप पे बिलीव है बिकॉज आपने कम उम्र में इस चीज़ को वो किया और उसमें काम कर रहे हो। थैंक यू। अच्छा, अभी के समय में यूरोप वर्क परमिट के लिए अच्छे देश कौन से हैं जो वर्क परमिट्स दे रहे हैं? राइट, पहले जो नहीं दे रहे हैं मैं बोल देता हूँ, जिसके बिहाफ पे सबसे अफ्रोड चलता है या फिर सक्सेस रेशो कम है उसका, कि वीज़ा कम आता है। पहले लग्जमबर्ग, जहाँ पे लग्जमबर्ग का नाम सुनाई दे भाग जाओ, कुछ नहीं होने वाला, पैसा डूबेगा, श्योर है। लग्जमबर्ग। पोलैंड में देर आर वेरी लेस चांसेस, मतलब 10% 20% चांस है कि पोलैंड में आपका काम बनेगा, नहीं आएगा। जर्मनी बहुत चूजी है, उधर भी वर्क परमिट का काम बहुत कम लोगों का बनता है, स्किल्ड कैटेगरी का बनता है, बहुत कम लोगों का बनता है। ये 2-3 कंट्रीज मैंने जो बताई जिसके नाम पर फ्रॉड ज़्यादा चलता है और वीज़ा कम आते हैं। जो करंटली अभी वीज़ा दे रही हैं यूरोप में कंट्रीज़ हैं, वो है रोमेनिया। लेकिन अगर रोमेनिया में लगाना है आपको वीज़ा, तो पेशेंस मैम, पूरे यूरोप में अगर आपके पास पेशेंस नहीं है, आप एलिजिबल भी हो, तो आपका काम नहीं बनने वाला। नॉन शेनिगन कंट्री सर्बिया वगैरह में 3 महीने, और शेनिगन जो मेन शेनिगन कंट्रीज़ हैं उसमें 6 से 10 महीने लगते हैं प्रोसेस टाइम में, एक प्रोसेस वर्क परमिट आने में, ठीक है। तो बुल्गारिया जो है अभी शेनिगन का पार्ट बना है, रोमेनिया अभी शेनिगन का पार्ट बना है, क्रोएशिया होके ख़त्म हो गया। तो ये तीनों कंट्रीज अभी वीज़ा दे रही हैं। स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, लिथुआनिया, ट्रक ड्राइवर्स, वेयर हाउस की डिमांड्स आती हैं, ग्रीस, ये शेनिगन कंट्रीज़ हैं जिसमें अभी ये तो नहीं बोल सकता कि 100%, बट हाँ 90-95% वीज़ा आपको मिल जाएगा। और नॉन शेनिगन कंट्रीज़ में बेलारूस, सर्बिया, यूक्रेन इवन की, और माल्डोवा, मैसेडोनिया, ये सारी कंट्रीज़ हैं जो आपको अभी वीज़ा दे रही हैं, नॉर्मली वीज़ा दे रही है। बट पेशेंस ज़रूरी है, लोगों में पेशेंस भी नहीं होता, 3 से 4 महीने नॉर्मली लगते हैं इसमें। एक प्रोसेस, मान लिया मैं अप्लाई कर रही हूँ वीज़ा के लिए, तो कितना टाइम लगता है? मैम जैसे मैंने यूरोप का तो बता दिया। यूरोप में नॉन शेनिगन कंट्री है अगर, तो 3 से 4 महीने नॉर्मल लगने, ठीक है। और अगर कोई शेनिगन कंट्री है तो 6 से 10 महीने लगेंगे, ठीक है। गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, ओमान, कतर, कुवैत, बहरीन, दुबई, इन कंट्रीज़ में मिनिमम 10 दिन में, ओमान 10 दिन में भी वीज़ा दे देता है, ठीक है। और अगर बाकी हैं जैसे दुबई वगैरह है, जैसी कंट्रीज़ हैं, जितनी भी कंट्रीज़ हैं, ये 45 से 60 दिन ले लेती हैं, ये नॉर्मल ले लेती हैं। और मालदीव्स है, मालदीव्स में एचएम का काम और बाकी का काम होता है, उसमें भी 15 दिन में वीज़ा जाता है नॉर्मली। सर, जैसे हर व्यक्ति की उम्मीदें होती हैं विदेशों में जा कर के अपने सपनों को साकार करने की, उसमें और रियलिटी में क्या फ़र्क है? क्या वो वैसे होते भी हैं जिस तरीके से वो सोचते हैं? मैम ये ना हम लोग, मतलब वही है कि वीडियोस में ज़्यादा से ज़्यादा जब मैं डिटेल में बताता हूँ तो इसी वजह से बताता हूँ कि एक्सपेक्टेशन जो होती है उस पर्सन की और रियलिटी क्या होती है ना। ये मेजर यही है कि उसमें कि क्या क्या एक्सपेक्ट करके आता है। अब मैम सबसे रॉन्ग एक्सपेक्टेशन मैंने आपको बताया था, इमिग्रेशन का सबसे बड़ा जो फ्रॉड है वो रॉन्ग एक्सपेक्टेशन है बच्चे की साइड से। तो सबसे बड़ी रॉन्ग एक्सपेक्टेशन ये होती है, और क्यों होती है, कि फिल्मों में देखा है कि किसी का ब्रेकअप हो गया, वो यूके की टिकट ली, गया, पहुंचा और मज़े आ गए उसके। राइट, पंजाबी मूवी आई थी एक हनीमून करके, पता नहीं कौन सी मूवी थी, उसमें पूरी फैमिली एक साथ ही वीज़ा लगा लेती है। सुरमा बेचने वाला बंदा होता है वो, मतलब फ्लाइट में भी बड़ी अच्छी फनी मूवी है कि वो सुरमा बेच रहे हो, बट कभी उनका वीज़ा लगना ही नहीं मैम, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो सारी चीज़ें वो है नहीं उसकी ना वैसे। तो लेकिन जब ये बच्चा यहाँ से जाता है, एक्सपेक्टेड होता है कि वहाँ पे मैं जीऊँगा, 8 घंटे जॉब करूँगा, शाम को वर्क पे जाऊँगा, गर्लफ्रेंड घुमाऊँगा, पैसा ही पैसा होगा, घर पे भेजूँगा, अपनी लाइफ ऐसी होगी। लेकिन मैम जब आप यहाँ से वर्क परमिट पे जा रहे हो, स्पेशली वर्क परमिट पे जा रहे हो, लाइफ अलग है।
वहाँ पे जाके आपको गल्फ में स्पेशली बोल रहा हूँ, यूरोप की एकोमोडेशंस अच्छी होती हैं, हो सकता है आपको एक कमरे में 2 ही बेड मिले, है ना, सेपरेट। लेकिन गल्फ वाले केस में जो स्किल्ड कैटेगरी होती है उनका एक रूम होगा, उसमें हो सकता है 10 लोगों का, बंकर बेड होते हैं, वैसे होता है, उन्होंने वहीं पे सामान रखा होता है, वो एकोमोडेशन उनको फ्री मिलती है, राइट। कमाएंगे क्या, अब वो एकोमोडेशन फ्री है, वो थोड़ा बचा के ही जीते हैं, तो टफ लाइफ है, इजी लाइफ नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आउट ऑफ इंडिया जा रहे हो और वर्क परमिट पे जा रहे हो, अपनी सारी एक्सपेक्टेशन को आगे लगा के जाओ, वहाँ पे जाके आपको बहुत मेहनत करनी है, आपको वो जो आपने सोचा है ना वो हो जाएगा, बट इट विल टेक टाइम, 3 साल 5 साल 10 साल भी लग सकते हैं किसी को, और वो लाइफ आती है। कई लोगों को मैंने देखा है वहाँ पे सेटल होते हुए, जो यहाँ से तो गए थे उसी लाइफ से शुरू किया था उन्होंने, बट वो अच्छी पोस्ट पे हैं, अच्छी एकोमोडेशन है, गाड़ी रखी उन्होंने, सब कुछ रखा है, बट वो है कि शिफ्ट कैसे लेना है उनको, एक्सपेक्टेशन रखनी है, अपनी आग लगाओ और उसको यहीं पे सेक के जाना है सर्दियों में। हाँ। लेकिन वहाँ पे जाने के बाद जो लाइफ है उसको देखो, और देखो पहले देख के जाओ कि उस लाइफ के लिए मैं मेंटली प्रिपेयर हूँ। वहाँ पे जाके रो के मैं घर पे फ़ोन तो नहीं करूँगा कि मम्मी मेरा मन नहीं लग रहा है, या फिर मेरी बीबी रो रही है, या फिर कुछ ऐसा है, राइट। मेंटली प्रिपेयर हो जाओ कि टफ लाइफ है, इंडिया से तो टफ लाइफ है। आप ये देखो मैम, आप देहरादून से, मैं हिमाचल से हूँ, अगर मेरे को हिमाचल से दिल्ली भी आना है तो कितनी प्रिपरेशन होती है, एक रात पहले दिमाग में आ जाता है कि क्या करना है, कैसे सफ़र है। बट जब किसी ने कंट्री स्विच करनी है, उसका पेन कितना ज़्यादा होता है, उसके कंफर्ट्स कितने होते हैं। आप सोच रहे हो जितनी बड़ी एकोमोडेशन होती है उतने लोगों के यहाँ पे घर होते हैं, उतना उन्होंने घर में स्पेस छोड़ा होता है, और स्पेशली गांव के लोग तो उन्होंने खुले एरिया में रह रहे हैं, खुले एरिया में 1-2 AC लगे हों, और मतलब सपने भी मिक्स हो रहे होते हैं उनके, ऐसे सो रहे होते हैं बेचारे, इतने एक के ऊपर एक, सपने में मिक्स हो जाते हैं। ऑफ कोर्स एक दूसरे पे सो रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, या फिर मतलब पर्सनल लाइफ खत्म ही हो जाती है उनकी, खत्म हो जाती है, वो ऑन करनी पड़ती है। होटलियर क्या था, ऐसा नहीं होता, होटलियर को अच्छे एकोमोडेशन, लगभग अच्छे एकोमोडेशन मिलते हैं, खाना पीना सही मिलता है, बट लेबर कैटेगरी प्लीज़ माइंड में रख के जाए कि थोड़ी टफ लाइफ है, और ये एक्सपेक्टेशन अपने से रखे, चाहे वो कोई कितना मर्जी बोल ले आपको कि मज़ा है, ये है वो, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। आप काम करने जा रहे हो, आपकी स्ट्रिक्ट हो, आपको कहीं पे जाना तो बता के जाना है, आपके पासेस मिलेंगे, उसी ड्यूरेशन में अंदर आना है, वो सारी चीज़ें रहेंगी। ग्रीन कार्ड लेने के लिए क्या करना? ग्रीन कार्ड के लिए मैम देखो, यूएसए का ना, आप यूएसए की बात कर रहे हो ना, हाँ, यूएसए में मैम क्या है कि अलग अलग कैटेगरीज हैं, बट यूएसए की इमिग्रेशन बहुत स्ट्रिक्ट है। स्ट्रिक्ट क्यों है? क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे इमिग्रेंट्स बहुत हैं, यूएसए वाले पहले ही परेशान हैं इमिग्रेंट्स के। आपको पता होगा आज से 1-1.5-2 साल पहले ट्रंप ने 2 जहाज़ भेजे भर के, अमृतसर में लैंड किए थे, उसके बाद इमिग्रेशन में पूरा हो हल्ला हो गया था। वो 2 जहाज़ कौन से थे? जो इलीगल डोंकी के थ्रू एंट्रीज की थी उन्होंने, असाइलम लिया था, ओके, राइट। अब ग्रीन कार्ड देने में 10 साल भी लगाए थे, 15 साल भी लगाए थे, प्रोसेस अलग है, इतना लंबा प्रोसेस। ऑफ कोर्स वो लगाते हैं मैम प्रोसेस अपना, उन्होंने जो भी है क्राइटेरिया वो फुलफिल करना है, तभी ग्रीन कार्ड देना है, सिटीजनशिप इजीली नहीं दे रहे वो, ठीक है। इवन कि यूएसए का टूरिस्ट वीज़ा भी अगर आपको लेना है तो आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, और इंटरव्यू में आप बोलो कि मेरी इंग्लिश अच्छी, मेरे को वीज़ा मिल जाएगा, ज़रूरी नहीं। बहुत अच्छी इंग्लिश बोलने वाले भी मैंने 4 बार रिजेक्ट होते देखे, तो वो क्या साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, क्या डॉक्यूमेंट देख रहे हैं, डोंट नो, वो कोई रीज़न नहीं देते उस चीज़ का। वो अगर आपका इंटरव्यू क्लियर हो गया, अगर आपको उन्होंने बातचीत करनी है, पर्पस पूछना है आपको विजिट का, तो पासपोर्ट रख लेंगे, स्टैम्प करके आपके घर पे कोरियर हो जाएगा। अगर नहीं लगा उनको तो वो पासपोर्ट में थैंक यू बोल के आपको तभी पासपोर्ट दे देंगे। अलग अलग क्राइटेरिया। जैसे बताइए। नहीं, मैं ये बता रहा था, हम यूएसए और ये इन कैटेगरीज में इसलिए डील नहीं करते क्योंकि लोगों को लगता है इन्होंने पैसे खा लिए, रेदर देन कि वो सोचेंगे वो एलिजिबल नहीं थे, तो बड़ी कंट्रीज़ के टूरिस्ट वीज़ा में हम लोग डील नहीं करते। ओके, तो जैसे अभी युद्ध चल रहा है, वॉर का टाइम है, तो इस टाइम पे क्या इफेक्ट पड़े हैं टूरिज्म पे? मैम देखो, पहली चीज़ तो देखो, ये वॉर होनी नहीं चाहिए किसी एक बेवकूफ़ इंसान की वजह से, राइट, जिसने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा लिया और उसको लगा कि ईरान भी ऐसे उठा लेंगे हम लोग, है ना। तो पहले ये वर्ल्ड जो है अफोर्ड नहीं कर सकता इस वॉर को, फिर भी इजराइल एक बहुत बड़ी पावर है जो यूएसए को भी डोमिनेट करके ये करवा रही है, या फिर हो रहा है जियोग्राफिकली, अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन इधर खिंच गई है तो प्रॉब्लम पूरे वर्ल्ड को है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई गल्फ कंट्रीज़ को, जो कि डिपेंड ही टूरिज्म पे, और सारे जो वर्कर्स जो भी इंडिया से गए हुए हैं वो बेचारे फ्री बैठे हुए हैं, उनको 1-2 महीने की सैलरीज नहीं मिली हुई। कई अच्छे एम्प्लॉयर्स थे, उन्होंने खाना फ्री दे दिया कि खाना खा लो जब तक ठीक नहीं होती, बट ये बहुत जल्दी सेटल होने वाला है। मैंने क्लियरली बोला कि अफोर्ड नहीं कर सकते। अब दुबई है, जो दुबई में जो हुआ, ऑफ कोर्स दुबई में जो सारे डिपेंड ही टूरिज्म पे में, दुबई वाला क्लियरली तेल वगैरह बहुत कम है, वो तो केवल टूरिज्म पे है। उनकी सबसे बड़ी जो सबसे ज़्यादा जो अर्निंग थी टूरिज्म तो थी, उसके ऊपर जो अर्निंग गई थी अभी वो रियल स्टेट गई थी।
रियल स्टेट में अभी 40% 50% डाउनफॉल हुआ है। जो 1-1 करोड़ के फ्लैट बिकते थे उन्होंने लोगों ने सारी इन्वेस्टमेंट वापस ले ली वहाँ से। ओके। सेफेस्ट कंट्री बोलते थे दुबई को, हाँ। राइट। तो उस टाइम पे अब ये हुआ तो वो सारी इन्वेस्टमेंट वापस हुई हैं। तो उन्होंने रीगेन करने में, दे आर वेरी क्या इंटेलिजेंट दोबारा पीपल। से फिर से ऑफ कोर्स रीजनरेट करेंगे, क्यों नहीं करेंगे मैम। फिर इंडिया से बुलाएंगे? देखो मैम, शेख ने बोला था ये चीज़, शेख ने बोली थी, किसी को इंटरव्यू में बोली थी कि जो मेरे बाप दादा थे वो ऊँट पे चलते थे, हमने फरारी ली, हमने लैम्बोर्गिनी ली, हम चला रहे और मेरे बच्चे भी चलाएंगे, राइट। लेकिन उसके जो बच्चे होंगे वो फिर से ऊँट पे आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि तेल खत्म हो जाएगा, राइट। तेल पे जी रहे थे ना वो सारे गल्फ में, राइट। इस माइंडसेट किया तो उन्होंने दुबई बिल्ड किया, इन्वेस्टमेंट लेके आए, बिजनेस बिल्ड किया, रियल एस्टेट लेके आए, टूरिस्ट हब बनाया, बिजनेस हब बनाया दुबई को, सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बोलते थे, राइट। उन्होंने अगर यहाँ तक पिछले 20 साल में 25 साल में यहाँ तक लेके आए, आपको लगता है कि इसके बाद वो रुकेंगे? उसमें दोबारा कुछ करेंगे वो, दोबारा अब उनके लिए ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल करेंगे वो चीज़। और इससे काम बढ़ने ही वाला, कम नहीं होने वाला, क्योंकि आधी से ज़्यादा जो बिल्डिंग्स है नेपाली, इंडियंस, श्रीलंकन, पाकिस्तानी, इन्होंने बिल्ड किए हैं वहाँ पे। आधे से ज़्यादा वर्कर, 80% से ज़्यादा वर्कर जो हैं वो एशिया के इन्हीं कंट्री से आते हैं। तो काम बढ़ेगा, ऐसा नहीं बढ़ेगा। तो जब थोड़ा सेटल होगा तो बढ़ेगा। तो ये युद्ध किन कारणों से हो रहा है? बेवकूफ़ी होगी वैसे में। जो मेन है ना, इज़राइल का जो इज़राइल और हमास के लिए जो एक पर्टिकुलर, देखो धार्मिक युद्ध है वैसे। कंट्रीज एक दीवार को क्लेम कर रही हैं। इज़राइल उसको अपने धर्म से जोड़ता है, इराक अपने धर्म से जोड़ता है, सारे उसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेके। इज़राइल हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जैसे है वैसे कुछ नहीं है, लेकिन टॉप जो लीडर्स हैं उनमें हमेशा रहता, मतलब कि जो पॉलिटिक्स है उसमें हमेशा से रहता है। डायरेक्टली वो टारगेट नहीं कर सकता, इसने यूएसए को लेके आया है वो बीच में, और वो सारी चीज़ें होंगी। मतलब क्या लगता है आपको, थमेगा युद्ध? ऑफ कोर्स थमेगा मैम, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो जो फिर ये ज्योतिष बोल रहे हैं कि भैया ये हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या है ये? फिर इसका क्या करें? देखो हर एक पर्सन की अपनी शॉप्स हैं, सबको अपनी शॉप रन करनी है, सबको अपनी दुकानें रन करनी है। मैं किसी के लिए पर्सनल कमेंट नहीं कर सकता। हो सकता है किसी ज्योतिष की मैंने वीडियो देखी थी कि 2026 में होगा तो हुआ। मतलब तो प्रत्येक ज्योतिष आज की डेट में यही बोल रहे हैं कि भैया मतलब 2026 में अब युद्ध का दूसरा या तीसरा चरण होगा। नहीं हो गया, अब इससे ज़्यादा क्या चरण होगा मैम? लोग इतने परेशान हो गए हैं, यहाँ पे गैस सिलेंडर की दिक्कत आ रही है। ये युद्ध ही है मैम जो सबको डिस्टर्ब कर रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैम बताओ कौन डिस्टर्ब नहीं हुआ? आप ये इराक और इजराइल से आपको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब आपके घर में गैस नहीं बनेगी तो आपको फर्क पड़ा ना। ऑल ओवर द वर्ल्ड डिस्टर्ब है मैम इससे। और ये वो प्रेशर उनको भी है, जो लोग युद्ध में लगे हुए हैं उनको भी है ये प्रेशर कि ऑल ओवर द वर्ल्ड के जो लीडर्स हैं इनके ऊपर भी तो कोई अथॉरिटीज़ है ना, तो वही प्रेशर है उन पर भी। अब ट्रम्प के 2-2.5 साल रह गए, लेकिन पता नहीं वो कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। अगर वो दोबारा इलेक्शन होते हैं बीच में जैसे, वो नहीं कंटिन्यू कर पाएगा, क्योंकि हेट रेट बहुत बढ़ गया है। अमेरिकन का ही उनके लिए बहुत बढ़ गया है। ओके, वो तो नॉर्मल सी चीज़ है, रुकेगा ये, इतना नहीं नॉर्मल हो जाएगी सिचुएशन। थोड़े सेंसिबल तो हैं लोग, कभी डर रहे हैं वो रिलैक्स हो जाए। रिलैक्स मतलब मेरे को ऐसा लगता है जितना हमने पढ़ा लिखा नहीं होगा, इतना नहीं होगा। हाँ, क्योंकि अधिकतर ना लोग, सच्ची में बोल रही हूँ मैं, कि अधिकतर लोग बहुत परेशान हो चुके हैं केवल सिचुएशन को देख के और लोगों की बातों को सुन करके। ऑफ कोर्स सबसे ज़्यादा तो हमें हिट हुआ मैम, हमारा तो काम ही लोगों को बाहर भेजना है। जैसे कोविड में हुआ था, जैसे कोविड में ऑफ कोर्स वैसे ही डर का माहौल पैदा हुआ था, और उसी के कारण से अधिकतर लोगों ने अपने जान से हाथ धोए थे केवल डर के कारण। ठीक उसी तरीके से हो रहा है, तो डरे नहीं, नॉर्मल है मैम ये नॉर्मल चीज़ें। कौन क्या बोल रहा है, हर एक चीज़ पर्सन क्या क्या बोले जा रहा है उस पर हर एक चीज़ पे कमेंट नहीं किया जा सकता। बट जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे या फिर अभी सिचुएशन देखोगे, आप बोलोगे हम अफोर्ड नहीं कर सकते, और चीज़ें आने वाले टाइम में बहुत जल्दी सेटल होने वाली हैं, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अभी। सर जैसे कई बार क्या होता है कि मुझे, मतलब मैं भी इंटरेस्टेड होती हूँ बाहर जाने के लिए, ठीक है, और मेरे पास कम पैसा है, बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं है, मुझे जाना है गल्फ़ कंट्री में या यूरोप मान लीजिए, तो मेरा पहला स्टेप क्या रहेगा? मैम पहले तो कंसीडर करते हैं आपकी एक पर्टिकुलर प्रोफाइल। फॉर एग्जांपल जैसे हमने होटल में ज़्यादा काम किया, होटलियर की प्रोफाइल है आपकी, क्योंकि ये चीज़ आपकी पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं है, मैं ये कंसीडर करूँगी ये क्वेश्चन उन लोगों का है जिन्होंने कभी बाहर जाना है, राइट। तो इस क्वेश्चन को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। पहले आप एक कैंडिडेट, एलिजिबल कैंडिडेट हो जो इंडिया में जॉब कर रहा है और गल्फ़ में जाना है उसको, गल्फ़ में जाना। हाँ, इतना याद रखना कि गल्फ़ में मेजर 6 कंट्रीज हैं जो वीज़ा देती हैं, कतर, कुवैत, बहरीन, ओमान, सऊदी अरेबिया और दुबई, ठीक है। इनके अलग अलग कंट्री के अलग अलग प्रोसेस हैं, हर एक कंट्री का अलग प्रोसेस है। लेकिन नॉर्मल प्रोसेस अगर मैं थोड़ा समराइज़ करूँ और आसपास बिठाऊँ तो क्या है कि
आपने सबसे पहले आपका रिज्यूमे बनेगा, रिज्यूमे। आपका आप चेक करोगे मेरे पास एलिजिबिलिटी आएगी, मेरे पास किसी होटल की डिमांड आई। 3 तरह की डिमांड निकलती है, होटल, रेस्टोरेंट्स और केटरिंग कंपनीज। केटरिंग कंपनी जो बड़े बड़े सप्लायर। तो वो आपके पास आएगी या बिल्कुल आपके पास में आएगी? वो मेरे पास भी नहीं आएगी, वो गवर्नमेंट के थ्रू हमारे पास आती है कि जो पोर्टल होता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का, उसके थ्रू हमारे पास आएगी। मैंने आपको फ्लैश की डिमांड की, देखो ये सैलरी रहेगी, आप कंफर्टेबल हो। मान लो इंडिया में आप 12,000 रुपये कमा रहे थे, मैंने आपको बताया कि इस सर्विस मतलब कि इस जॉब में आपको जाओगे तो 35,000 रुपीज़ सैलरी मिलेगी। आपने बोला ओके डन है सर, तो मैं बोलूँगा आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। बड़ा अगर रिक्वायरमेंट है, 400 लोगों की रिक्वायरमेंट, 500 लोगों की रिक्वायरमेंट है, तो कहीं पे फिजिकल इंटरव्यू होगा, दिल्ली में, चंडीगढ़ में कहीं पे इंटरव्यू होगा, वहाँ पे बुलाया जाएगा, आपका 1-to-1 इंटरव्यू होगा, ठीक है। अगर नहीं, छोटी डिमांड है, 50 लोगों की है, 30 लोगों की, तो आपका ऑनलाइन इंटरव्यू होगा जूम पे। इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा, आपने आंसर दिए, ओके हो गया, डन। उनको आप पसंद आ गया, आपको वो आ गया कि हाँ भाई ये जॉब सही है, डन है, ओके, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका ऑफर लेटर, ठीक है। ऑफर लेटर से पहले जो बीच में गैप पड़ा, ऑफर लेटर और उसके बाद उससे पहले आपको कराना होता है मेडिकल। मेडिकल भी एक बहुत बड़ा फ्रॉड होता है कि लोग क्या करते हैं, पासपोर्ट लेते हैं, मेडिकल कराते हैं, फ्री कर देते हैं। तो इससे बेटर ये है कि जब आपका ऑफर लेटर है तब मेडिकल कराना है। अगर आपका मेडिकल क्लियर है, आपको ब्लड इश्यूज़ नहीं है, टीबी नहीं है, HIV नहीं है, या फिर कोई भी ऐसा कोई मेडिकल इशू नहीं है आपको, राइट, तो वो आपका फिर ऑफर लेटर साइन होगा, फिर आपको वहाँ पे सबमिट होगा, ठीक है। सबमिट होने के बाद ये प्रोसेस यहाँ तक कॉमन है, 6 कंट्रीज़ का कॉमन है। उसके बाद वहाँ से आता है, जैसे कुवैत में आता है ई वीज़ा, कुवैत का ई वीज़ा आएगा। वकाला होता है इसमें, क्या नाम अपना है, सऊदी अरेबिया में वकाला होता है, ओमान में भी होता है कि वर्क परमिट आया। उसके बाद आपका दोबारा मेडिकल होता है, ई वीज़ा आने के बाद फिर दोबारा इन कंट्रीज़ में, कुवैत में बता रहा हूँ, ओमान में बता रहा हूँ, और सऊदी अरेबिया में बता रहा हूँ, और दुबई में भी, अबू धाबी में होता है, ठीक है। अबू धाबी में ये ई वीज़ा आपका आ गया या फिर कंफर्मेशन आ गया, इस पे आपका मेडिकल होगा। अब ये मेडिकल होता है जिसको बोलते हैं गमका, गल्फ अप्रूव सेंटर्स होते हैं, गमका होते हैं, दिल्ली में होता है, जयपुर वगैरह में होता है, चंडीगढ़ में नहीं है, ठीक है। इसका 8 से 10 हज़ार रुपये खर्चा आता है। इसमें मेडिकल में चांसेस बहुत हाई होते हैं। आजकल तो कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, तो 10 में से 2 लोगों को तो रिजेक्ट ही कर देते थे, आपको ब्लड इश्यूज़ है, आपको यहाँ है, ये है, वो प्रॉब्लम है। बट 8 लोगों के नॉर्मली अगर आप फिट हो तो क्लियर हो जाएगा आपका। वो मेडिकल लेने के बाद फिर आपकी सबमिशन होती है, फिर आपको कई कंट्रीज 3 दिन में, कई 10 दिन में, 15 दिन में वीज़ा आपके हाथ में। जिस दिन वीज़ा आ गया, आपने एम्प्लॉयर को अपने पेमेंट की, अपनी टिकट ली, और वहाँ पे आप जाओगे, आपको पर्सन रिसीव करने आएगा, आपके हाथ 2-4 लोगों की और फ्लाइट होगी। हाँ, रिसीव करने भी आएंगे वहाँ ऑफ कोर्स मैम, क्योंकि कई बार हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन होता है कि मैं यहाँ से जाऊँ, फिर कौन मुझे रिसीव करेगा, फिर कौन मुझे बताएगा, इस चीज़ का डर रहता है। नहीं मैम, पता क्या होता है, जब वर्क परमिट में जाते हैं ना, दे आर 90% 95% चांसेस कि आपका ग्रुप जाता है, 10 लोग 15 लोगों का इकट्ठा ग्रुप जाता है, जो एक ही फ्लाइट में होते हैं, नॉर्मली एक ही फ्लाइट आती है, उसमें जाएंगे, आपको ड्राइवर रिसीव करने आता है, आपकी डॉक्यूमेंट चेक करता है और अकोमोडेशन में लेके जाता है। वो सारी फिर यहाँ से जाने का रिसीव करने के बाद कंपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो, क्योंकि एक जैसे मिसअंडरस्टैंडिंग मैम आप देखना कि लोगों की एक्सपेक्टेशन, जो मैं आपको बोल रहा था कि हमारे से भी रॉन्ग एक्सपेक्टेशन होती है, लोगों को लगता है हम लोग 2 साल का वीज़ा दे रहे हैं। मेरा काम है, कंपनी आप हो और कंपनी दुबई में कंपनी होटल है, मैं उन दोनों के बीच में मीडियोकर हूँ। आप जॉब ढूंढ रहे थे, आपको नहीं मिल रही थी, आपको पता नहीं था क्या प्रोसेस सब कुछ है, मैं अप्रूव हूँ, मेरे पास लाइसेंस है, मैंने आपको बोला ये कंपनी हायर कर रही है, मैं आपका काम करवा देता हूँ। कंपनी का 2 साल का वीज़ा मैंने, कंपनी ने दिया, मैंने आपको दिया और आप चले गए। उसके बाद आप और कंपनी के बीच की बात है, तो लोगों को केवल मतलब बहुत हमें हैरानी। फिर अब हमारे बीच में और कंपनी के बीच में बात है, अब आपसे बिल्कुल कोई आपका मेरा कोई लेना देना नहीं। 3 महीने का पहले आप प्रोविजन मुझसे पेमेंट ले चुके हो। पेमेंट, हाँ पेमेंट बिल्कुल ले चुके हैं। पेमेंट किस चीज़ की आपकी? फिर उसके बाद भी कई लोग बोलते हैं कि मतलब वीज़ा मिलने के बाद भी पेमेंट देनी होती है। और मैम देखो प्रोसेस क्या होता है, पहले क्या होता था कि पहले पैसे पहले ले लेते थे, काम हो ना हो। फिर उसके बाद पंजाब में बहुत सारे फ्रॉड हुए, तो एक कल्चर बिल्ड हुआ विच इज़ आफ्टर वीज़ा पेमेंट दे देना, आफ्टर वीज़ा पेमेंट दे देना। तो लोगों ने जो इलीगल थे उन्होंने किया, क्योंकि आफ्टर वीज़ा में क्या होता है, जहाँ पे आपका 1 लाख रुपये लगना है, अगर मैं आफ्टर वीज़ा होता ठीक है जी आफ्टर वीज़ा दे देना, तो मैं आपसे 3 लाख रुपये लूँगा आफ्टर वीज़ा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तो मैं आपको बोल के कि हाँ भैया वो ये कल्चर फॉलो हो रहा है, राइट। लेकिन जो लीगल फर्म है ना, वो कभी भी दोनों को प्रमोट नहीं करेगी, ना वो पहले पैसा ले लेगी सारा, ना ही वो आखिरी में लेगी। अब जितनी भी कंपनीज हैं, जितनी यूरोपियन कंपनीज हैं, जितनी गल्फ कंपनीज हैं, वो बहुत सिक्योर हो गई इस चीज़ को लेगी कि यार हमारा टाइम वेस्ट करते हैं लोग, इंटरव्यू दे देते हैं, ऑफर लेटर रिलीज़ करते हैं, फिर भाग जाते हैं।
प्रोसीड ही उनका करते हैं। अब क्या करते हैं, वो 2 पार्ट्स में पेमेंट होगी। गल्फ के केस में आपने इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू तक कोई पैसा नहीं गया आपका, लेकिन जिस दिन आपका ऑफर लेटर आया, कुछ पार्शियल पेमेंट 10,000 कंपनीज पे डिपेंड करता है, 10,000, 15,000, 20,000, कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, वो पैसे लेंगी विच इज़ रिफंडेबल। अगर इन केस आपका वीज़ा नहीं आया, उसमें से डिडक्शन नहीं होगी अनटिल अनलेस आपने बैकआउट नहीं किया। कंपनी प्रोसीड करी थी, आपने बैकआउट कर लिया, वो नहीं रिटर्न करेंगे। लेकिन कंपनी ने वीज़ा नहीं दिया, देवभूमि आपको पैसा देगा क्योंकि आपने मेरे को दिया था, राइट। उसके बाद एक पेमेंट आपकी ऑफर लेटर पे हुई, दूसरी पेमेंट हुई आपकी गमका सेंटर पे। जो मेडिकल की फीस कहीं पे भी इंक्लूड नहीं होती है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका मेडिकल हो रहा है, आप पे करोगे, राइट। उसके बाद डायरेक्टली आपकी जो पेमेंट होनी है वो वर्क परमिट पे होनी, जब आपका वीज़ा आ जाना तब होनी है। ओके, तो सर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसके लिए लगते हैं? मैम देखो, गल्फ में ज़्यादा डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ना ही फिर वेरिफिकेशन भी ज़्यादा क्या होती क्या, है। क्योंकि जो हमारे आपका पॉडकास्ट देखेंगे उनके लिए ज़रूरी है ये हाँ सारी जी, जानकारी। सॉरी मैं आपको इंटरप्ट किया। आपका इसमें आता है रिज्यूमे, सबसे पहला जो आपने एक्सपीरियंस मेंशन किया, एक्सपीरियंस लेटर आते हैं आपके, कहीं भी काम किया है उसका एक्सपीरियंस, बिल्कुल आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट आएगा, आपके पासपोर्ट आएगा, और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स होती हैं कुछ, वो आती हैं। और अगर बड़ी प्रोफेशनल होटल में जा रहे हो तो वर्किंग वीडियो मांग लेते हैं, सर्विस करते हुए, खाना बनाते हुए, या फिर तो ये कि मान लिया मैं होटल लाइन में जा रही हूँ तो मैंने जहाँ एक्सपीरियंस किया है होटल का, वहाँ की छोटी मोटी वीडियो बना के मैं, वो सिलेक्शन के टाइम पे चाहिए होती है, बाद में नहीं चाहिए होती है, पहले सिलेक्शन के टाइम पे चाहिए होती है। मतलब ये 4-5 ही डॉक्यूमेंट्स हैं जो मुझे यूएसए के लिए चाहिए। नहीं, यूएसए के लिए, गल्फ के लिए, गल्फ के लिए गल्फ के लिए चाहिए। यूएसए के लिए यूएसए के लिए देखो मैम, क्लियरली यूएसए नहीं, के लिए मतलब वीज़ा, मैं तो आपसे जानकारी हाँ चाहती मैं हूँ, वही मतलब बता रहा हूँ भले आपको कि आप, बड़ी कंट्रीज जो है ना, बड़ी कंट्रीज जो यूएसए है, कनाडा है, यूके, इनके वर्क परमिट्स कम निकलते हैं, ठीक है। ऑलरेडी सैचुरेशन इतनी ज़्यादा है क्योंकि जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि बच्चे वहाँ पे स्टडी करके वहाँ पे सेटल हो गए, ठीक है। और अगर कनाडा का वीज़ा आता भी है, जैसे LMI आता है, निकलता है, लोग 20-20, 30-30, 40-40 लाख रुपये से चार्ज करते हैं LMI पे, ठीक है। और उसका जो प्रोसेस होता है, डॉक्यूमेंटेशन होती है, वो इतनी हार्ड नहीं होती। वो डॉक्यूमेंटेशन वही प्रिपेयर करते हैं, इमिग्रेशन लॉयर होता है वहाँ से कनाडा से, वही प्रिपेयर करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन आपके जो सर्टिफिकेट वगैरह होते हैं इसमें नहीं होते। अगर आपने PR लेनी है तो डॉक्यूमेंटेशन हार्ड है आपका। जो जैसे आपका इसमें बताया आपने यूएसए में इंटरव्यू होने ही होना है। पहले तो वैकेंसीज बहुत निकलती हैं, और निकलती हैं तो वाइट कॉलर जॉब की निकलती हैं। आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो वो क्वेश्चन जो रिवॉल्व अराउंड वी कैन से ब्लू कॉलर जॉब, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, या फिर जो ब्लू कॉलर जॉब है, हम भी उसी में डील करते हैं। हम लोग वाइट कॉलर में डील नहीं करते क्योंकि 90% वो अपना खुद ढूंढ के चले जाते हैं। यूरोप में मैम क्या होता है कि यूरोप में 2 तरीके के पार्ट बताए थे, शेनिंगन एंड नॉन शेनिंगन। शेनिंगन कंट्रीज में लगभग कॉमन है कि क्या प्रोसेस रहता है। सबसे पहले सेम चीज़, कोई पैसा नहीं लिया गया आपसे, डॉक्यूमेंटेशन हुई, आपका इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू क्लियर हो गया, आपका ऑफर लेटर रिलीज हुआ। ऑफर लेटर पे पेमेंट लेते हैं एम्प्लॉयर, ठीक है। ऑफर लेटर पे पेमेंट लेगा, उसके बाद ऑफर लेटर आने का साइन हो गया, आप वेट करो, आपको 2 महीने लगने हैं नॉन शेनिंगन कंट्रीज में, और अगर शेनिंगन कंट्रीज हैं तो इट विल टेक 3 months 4 months। उसके बाद एक वर्क परमिट आता है। वर्क परमिट पेपर जो गवर्नमेंट ने ग्रांट कर दिया कि येस ये पेपर लेके जाओ अपने एम्बेसी, हमारे एम्बेसी में जाके सबमिशन दो, फिर आपको वीज़ा चिपका के देते हैं हम लोग, आपका स्टिकर वीज़ा आपके पासपोर्ट पे, ठीक है। तो सेकंड पेमेंट आपकी होती है वर्क परमिट पे, जब वर्क परमिट आता है, ठीक है। फिर सबमिशन के लिए जाते हो। सबमिशन भी 2 तरीके से होती है, एक एम्बेसी सबमिशन होती है और एक होती है VFS सबमिशन। VFS के कई लोगों को नहीं पता होता, वो मैं बताया तो VFS जो होता है वो इंटरफेस होता है एम्बेसी के बीच में और आपके बीच में। जैसे एम्बेसी है और आपने डायरेक्टली एम्बेसी ने बोला लोड नहीं लेते, तो एक कम्युनिटी 1970 के करीब शायद वो बने थे VFS वाले, तो आपने वो सारी डॉक्यूमेंटेशन करके एम्बेसी से वीज़ा ला के देंगे वो आपको। तो एम्बेसी सबमिशन में भी VFS वाला भी पैसे लेते हैं, 13,000 रुपया, 18,000 रुपया, अपने अपने कंट्री टू कंट्री वेरी करते हैं। वो सबमिशन देंगे, उसके बाद आपका वीज़ा आएगा। वीज़ा बाय कोरियर जो एड्रेस होता है उस पर पहुँचता है, आपके एड्रेस पे, या फिर हमारे एड्रेस पे, जहाँ पे भी एड्रेस डालो वो आएगा, वो आपको भेजा मैंने कि वीज़ा आ गया, देन आपको पे करना है। तो 3 पार्ट्स में पेमेंट है, ऑफर लेटर पे, वर्क परमिट पे और लास्ट वीज़ा पे। लास्ट वीज़ा में 3 पे पेमेंट, ऑफर लेटर में और वर्क परमिट में और लास्ट में वीज़ा में, ये तीनों में हमें पेमेंट करनी होती है। 3 पार्ट्स में पेमेंट होती है। एक इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है सर मेरा, कि मान लिया यहाँ से तो आपने यूरोप किसी व्यक्ति को भेज दिया, ठीक है, लेकिन जैसे वॉर का दौर चल रहा है, इस टाइम पे क्या करते हैं कंट्रीज, अपने कंट्री वालों को तो ले लेते हैं, लेकिन जो और अदर कंट्री वाले होते हैं उन्हें धक्का दे देते हैं। सबसे बड़ी बात है ये चीज़ें। ऐसे सिचुएशन में कोई व्यक्ति क्या करे? कि ठीक है, मैं एक्नॉलेज कर रहा हूँ आपके क्वेश्चन को। देखो, आपने पूछा कि अगर वहाँ पे बच्चा चला गया है, उसको कोई प्रॉब्लम आती है, वॉर की सिचुएशन तो अलग है, कोई भी प्रॉब्लम आती है अगर, तो कंट्री तो उसको बोल देगी चले जाओ, वो कहाँ जाए, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, राइट। तो मैम इसमें ना
दो तरीके के एजेंट्स होते हैं, एक होते हैं लोकल एजेंट्स, एक होते हैं एमई अप्रूव एजेंट। एमई अप्रूव का मैक्सिमम जो काम आता है वो गवर्नमेंट के थ्रू ही आता है, गवर्नमेंट में रजिस्टर होता है, वो जाते हैं तो सब कुछ रजिस्टर होता है। इसलिए आपको कई लोगों को नहीं पता होता, पासपोर्ट भी दो तरीके के होते हैं। एक होता है ईसीआर पासपोर्ट, एक होता है ईसीएनआर पासपोर्ट। उसके लास्ट पेज पे जो 10वीं तक नहीं पढ़ा उसके पास लिखा होता है इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, कि वो पढ़े लिखे नहीं है तो उसका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, उसको कोई ठग ना ले, कुछ को गलत गाइड ना करे। तो अगर ऐसा कुछ सिचुएशन होती है मैम, तो सबसे पहले आप एमईए के पोर्टल पे जा सकते हो, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का पोर्टल है, वहाँ पे रिस्पॉन्ड कर सकते हो। ये तब करना है जब आपको कंपनी सपोर्ट नहीं करती। अगर आप एक लीगल फर्म के थ्रू गए हो, अप्रूव थे, गवर्नमेंट से अप्रूव थे, तो जैसे कि हमारे साथ हुआ अभी, जैसे वो सिचुएशन हुई ओमान में, सऊदी अरेबिया में, बड़े अच्छे होटल्स में जो बच्चे अपॉइंट थे, उन्होंने क्लियरली बोला कि हमारे पास टूरिज्म नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, आपने अगर इंडिया वापस जाना है आप चले जाओ, हम आपको जैसे वॉर रुकेगी हम वापस बुला लेंगे, अगर आपको यहाँ पे रुकना है तो खाना पीना रहना हम दे देते हैं, सैलरी होल्ड पे जाएगी 2 महीने, ठीक है। विच इज़ इनफ मैम, फॉर इनफ कि अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, ऑफ सिचुएशन है या फिर किसी पर्टिकुलर उस बच्चे की गलती नहीं है, होटल वाले की गलती नहीं है, इमिग्रेशन की गलती नहीं है, गवर्नमेंट की गलती नहीं। अब जो है सिचुएशन है नॉर्मल है, राइट। इस केस में अगर कंपनी बोलती है मैं सैलरी भी नहीं दूंगी, खाना भी नहीं दूंगा, निकल जाओ, तो उस टाइम पे वो जो नॉर्मल हमारी जो एम्बेसी है उस कंट्री की, उसको वो मेल कर सकता है। अगर वो भी नहीं सुन रहे तो इंडिया में मेल कर दो। वैसे तो इस केस में हम लोग सपोर्ट करते हैं, 99% हम लोग सपोर्ट करते हैं। मैंने ये नहीं बोला कि रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म होती है, लेकिन ये है कि जब आपको ग्रोथ लेनी है, आपको ओवर टाइम नहीं मिल रहा, तो आपको कंपनी से डायरेक्टली कनेक्टेड रहना है। बट ऐसी सिचुएशन में ज़रूर अपने एजेंट को ज़रूर आपने चेक करना है कि बट नेक्स्ट कि आपकी कंपनी से बात चल रही है, हमारे तो कंटिन्यूसली उस होटल में बच्चे जा रहे हैं, ये सिचुएशन आज थोड़ी है, दोबारा भी तो आ सकती है। तो उसके लिए एग्जिट जो फायर है, जो फायर एग्जिट होता है कि वो क्या है कि अब इमरजेंसी में आपातकालीन स्थिति में करना है, क्या कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। कॉन्टैक्ट। अच्छा, हम उस एजेंसी को भी कॉल कर सकते हैं। बिल्कुल। अभी जैसे सर आपने सुना ही होगा कि हमारे पीएम मोदी जी ने कहा है कि अभी कुछ समय तक ना तो सोना लो और ना ही बाहर जाओ, तो ऐसी सिचुएशन में आपके काम पे क्या इफेक्ट पड़ा? देखो मैम, वो लीडर है, उनका काम है, वो है ना, वो अपना काम कर रहे हैं। बट जो लीडर में और एक नीडी पर्सन में, अब मेरे को रोटी कमानी है ना, मेरे को तो बाहर जाना पड़ेगा। अब वो चीज़ वो लें जिन्होंने घूमने जाना है, कि बाहर मत जाओ, ये चीज़ें ठीक है, वो स्पेंड करने जा रहे हैं, वो तो कमाने जा रहे हैं ना। कितने सारे इमिग्रेंट्स हम तो बोलते हैं कि बाहर जा रहे हैं, बट ये आप देखो कि एक और मैं फिगर, मेरे को क्लियरली याद नहीं, मैं कोई गलत फिगर्स नहीं बोलना चाहता, कितने इंडियन जो बाहर काम करते हैं वो इंडिया पैसा भेजते हैं, वो भी तो कंट्रीब्यूट ही कर रहे हैं ना। अगर कोई इंडिया से बाहर जा रहा है, वर्क परमिट पे जा रहा है स्पेशली, वो तो कमाने जा रहा है, वो तो इंडिया में पैसा भेजेगा, वो खर्च करने थोड़ी जा रहा है। तो इट इज़ पर्टिकुलरली फॉर टूरिस्ट पीपल की जो घूमने जा रहे हैं, पैसा स्पेंड करने जा रहे हैं। तो ये वर्क परमिट से इसका कोई लेना देना नहीं है, वो तो काम करने जा रहा है, रोजी रोटी कमाने जा रहा है, वो थोड़ी रुकेगा। उसने यहाँ पे रुकेगा 10-15 हज़ार रुपये कमाएगा, वहाँ पे कमाएगा 40-50 हज़ार रुपये, 30 हज़ार तो घर में ही डालेगा, इंडिया में आएगा वैसे। अब मेरा एक बहुत अच्छा सवाल है कि देवभूमि को आपने इतना अच्छा लेवल पे पहुंचाया है, मतलब जितने भी हमारे पॉडकास्ट देखेंगे और कहीं ना कहीं किसी न किसी अननोन पर्सन के पास में भी कुछ वो चली जाती है, शॉर्ट्स चले जाते हैं, उस टाइम पे कोई आपको अप्रोच करना चाहे कि उसे भी गल्फ़ कंट्री में जाना है, यूरोप जाना है और उसे भी आपसे कांटेक्ट करना है, तो क्या करें, कहाँ से कांटेक्ट करें? पहले तो मैम थैंक यू, आपने अच्छे वर्ड्स का यूज़ किया और अच्छा है, लेकिन देवभूमि इट इज़ नॉट अबाउट मी। मैं अकेला नहीं हूँ जो देवभूमि रन करता हूँ, हमारी 10 लोगों की टीम है। मेरे पार्टनर है, मैंने आपको बताया था, बिजनेस पार्टनर है देवभूमि इमिग्रेशन में, रेखा शर्मा है, वो डील करते हैं। तो हमारी पूरी टीम है। अगर कोई मेरे को, और ये सच में प्रॉब्लमेटिक हो, मेरे लिए भी प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। आपने जैसे स्टार्टिंग में बोला था कि आप कॉल नहीं उठाते, मैं कितने लोगों की कॉल उठा सकता हूँ मैं एक दिन में, राइट। तो डायरेक्टली चाहे मेरे ऑफिस में बात हो रही है, चाहे मेरे से बात हो रही है, एक ही बात है, सेम कल्चर हम फॉलो करते हैं। नहीं काम होना होगा, पहली कॉल पे बोल देंगे सर आपका काम नहीं होगा। कई बार 50+ के एज के आते हैं, 40 तक की अब नॉर्मल एज है कि 40 से ऊपर मेडिकल इश्यूज होते हैं, वो नहीं लेते, राइट। तो हम पहली कॉल पे आपको बता देंगे नहीं होगा, जिसका काम नहीं होगा हम बता देते हैं। बट इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि उसको मेरे से बात करनी, मैंने बिल्ड की है, तो हमने एज ए टीम बिल्ड की है। जैसे मेरे ब्रदर भी इमिग्रेशन में, वो भी डील करते हैं, तो हम लोग एज ए टीम काम करते हैं। तो मैं एक पर्टिकुलर पर्सन नहीं हूँ, और बहुत मेहनत की गई है, बहुत लोगों ने हमारे साथ, मतलब मैंने आपको बताया था बच्चे के साथ एक बार फ्रॉड होगा, हमारे साथ बार बार होता है हमारा। तो वो सारे टफ सिचुएशन, वो टफ टाइम हमने देखा हुआ है, तो वो हमने किया हुआ है, सिस्टम्स बिल्ड किए हुए हैं उसके अंदर। मेरी टीम कैपेबल है, अगर स्टडी के 100 वीज़ास भी हम निकालते हैं तो वो कैपेबल है कि वो निकाल सकते हैं, काम करते हैं। तो आपने अपनी वेबसाइट है? हाँ, हमारी वेबसाइट है, हमारे यूट्यूब पे चैनल है, हमारे इंस्टाग्राम पे चैनल है, हमारा गूगल उस पर भी आप चेक कर सकते हो। सोलन बहुत सुंदर शहर है, मैं तो ये बोलूँगा कि अगर आपको कभी घूमने भी आना है तो सोलन बहुत सुंदर शहर है। मैं खुद धर्मशाला से हूँ,
बहुत सुंदर शहर है। अगर वैसे घूमने भी आना हो और ऑफिस विजिट करना हो, मोस्ट वेलकम है, कोई भी कभी भी आ सकता है काउंसलिंग के लिए। हम हम लोग कोई एक बार चार्ज नहीं आए थे करते। पर आपसे मुलाकात नहीं हो पाई। हर बार नहीं हो पाता। हाँ जी, तो हम आपकी वेबसाइट में जा सकते हैं, हम आपके यूट्यूब चैनल को फॉलो करके कर वहाँ सकते से हैं, जानकारी ले सकते हैं। बिल्कुल और शायद आपने अपने इंस्टाग्राम में भी नंबर्स वगैरह कुछ बिल्कुल, चीज़ें डाली सब होगी। कुछ मेंशन है मैम ठीक है, उस पे, तो राइट। जब ये पॉडकास्ट निकलेगा तो ज़रूर मैं सारी चीज़ें यूट्यूब में डाल दूँगी ताकि लोग कांटेक्ट कर सके आपको बिल्कुल और अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर सकें, बिल्कुल बिल्कुल मैम। क्योंकि बहुत सारे लोगों को सपने साकार किए आपने। यस लोगों को विदेश घुमाना भी एक बहुत बड़ी बात है और वो चीज़ें कर रहे हो आप। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है सर। जी मैम, वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी। सब्जी और भाजी बेचने वाला काम नहीं है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है जो आप कर रहे हो। और ऐसे ही करते रहे। देवभूमि के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं द कुसुम राणा शो की तरफ से।